चलो देखो। सोनू हैज टू डिलीवर 7 पार्सल्स कंटेनिंग डिफरेंट आइटम्स। अब ये 7 आइटम्स का नाम है, ठीक है, जिसमें से 3 का नाम सी से स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा केयरफुल रहना। ठीक है, इनिशियल्स सेम होते हैं तो। टू हाउसेज ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग, 1 पार्सल ईच टू अ हाउस। ठीक है, तो ऐसे सवाल जो होते हैं ना, अरेंजमेंट्स के भी आते हैं जिसमें कि 7 फ्लोर पे 7 चीजें होती हैं। बट ये देख लेते हैं ये कैसा सवाल है। 7 फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग आर नंबर्ड 1 to 7। तो जनरली मेंशन्ड होता है कि नीचे से वन वन से 7 होना चाहिए। अगर मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट नीचे से 1 लेंगे। ठीक है, कभी कभी मेंशन होता है कि ऊपर से 1 लेना है। डिलीवरी ऑफ पार्सल्स टू हाउसेस मस्ट मीट द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशनल रीजनिंग इसमें देख लेते हैं एक बार। सी आंसर आया है सबका। मेड सी मतलब थर्ड ऑप्शन। मेडिसिन इज डिलीवर्ड ऑन अ लोअर नंबर्ड फ्लोर देन ग्रोसरी। अब सबसे ध्यान से सुनना, मैं 10 बार बता चुका हूँ पहले भी, जब भी क्लास होती है रीजनिंग की, तो जब भी अरेंजमेंट्स या टीम फॉर्मेशन के सवाल होते हैं ना, मतलब बेसिकली एक पैसेज पे 5 सवाल या 6-7 सवाल, उसमें इंफॉर्मेशन को जितने अच्छे से बनाओगे ना उतना क्लैरिटी रहेगी। ऊट पटांग इधर उधर कुछ भी लिख दोगे तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो ग्रोसरी जो है मेडिसिन से लोअर नंबर पे, मतलब ग्रोसरी, सॉरी, मेडिसिन ग्रोसरी से नीचे है, तो मैं अभी के लिए फ्लोर का डिफरेंस नहीं पता, तो मैं जीएम लिख लेता हूँ। तब हो सकता है कि एक गैप हो, 2 गैप हो। ठीक है, आगे देखते हैं। ये पहला कंडीशन हो गया। अब एक एडिशनल चीज बता रहा हूँ, जिनका ऑनलाइन पेपर है वो तो ये नहीं कर सकते हैं। ऑफलाइन पेपर वाले इस रूल को फॉलो करोगे तो फायदा होगा, खासकर केसलेट डीआई में। जिन लोगों ने पेपर्स में जैसे बहुत सारे सेंटेंसेस थे ना, कंफ्यूजन था, तो कट लगाते रहते हैं ना, तो थोड़ा फायदा होता है, दोबारा नहीं पढ़ना होता। ठीक है, क्लोथ्स क्लोथ इज डिलीवर्ड एट 1 लेवल बिलो द फ्लोर एट विच बुक इज डिलीवर्ड। तो अब ये इंडिपेंडेंट डेटा है, तो मैं अभी साइड में लिख देता हूँ। बुक जो है उससे इमीडिएटली नीचे जो है ना, आया है क्लोथ। सॉरी, एम लिख दिया मैंने, क्लोथ लिखना है मुझे। आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट, ये भी यूज कर लिया मैंने कंप्लीटली। स्टेशनरी इज डिलीवर्ड एट फर्स्ट फ्लोर और 7th। तो स्टेशनरी जो है ना वो या तो फर्स्ट पे आएगा, ये भी मैं साइड में लिख लेता हूँ। स्टेशनरी या तो फर्स्ट पे आएगा या तो 7th पे आएगा। सिंस मैंने इन्फॉर्मेशन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लिया है, मैं इसको काट दूंगा। चॉकलेट इज डिलीवर्ड एट 4, तो चॉकलेट फिक्स। अब यहाँ पे देखो, मैंने बोला था ना 3 चीजें सी से स्टार्ट हो रही हैं, तो सिली मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। मैं इसको लिख लेता हूँ, क्लोथ एंड सीएल लिख लेता हूँ, एंड चॉकलेट जो है वो 4th है। तो मैंने सारे कंडीशंस को यहाँ पे 4 कंडीशन से नोट कर लिया है। अब मैं इसी इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा सारे क्वेश्चंस में, एंड इस पे 7 सवाल हैं, तो इसको छोड़ना तो बिल्कुल भी वो अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो अब इस इंफॉर्मेशन को हमें दिमाग में रखना है, और हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा, वो हमें अलग से लिखना है, इसको छेड़ना नहीं। ये क्लियर है सबको? समझ में आ गया होगा सबको? स्टार्ट करते हैं। देर कैन बी एट मोस्ट हाउ मेनी फ्लोर्स बिटवीन, एट मोस्ट तो ज्यादा से ज्यादा कितना फ्लोर हो सकता है मेडिसिन और ग्रोसरी में। तो मेडिसिन ग्रोसरी का मैंने बोला था ना कि गैप हमें देखना है कितना हो सकता है, फिक्स नहीं है, तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है, मैं एस से जो था स्टेशनरी को नीचे रख लेता हूँ फर्स्ट पे। 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान से देखना, मुझे इसमें गैप बढ़ाना है, तो एक काम करते हैं, सबसे नीचे एक चीज को प्लेस कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट पे तो हम प्लेस कर नहीं सकते, या फिर कर सकते हैं, देख लेते हैं। अभी मैंने फर्स्ट पे इसको लिया है। अगर मैं स्टेशनरी को 7 पे रखूंगा, तो हो सकता है कि मेडिसिन फर्स्ट पे हो, तो हर एक केस ना दिमाग में रखा करो। इसमें किसी को कोई डाउट क्या? नहीं होना चाहिए। अब मेडिसिन यहाँ पे है, मैं काम करता हूँ, गैप को मुझे बढ़ाना है, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, बढ़ाना है, तो मैं सबसे ऊपर रख देता हूँ ग्रोसरी को। अब देखते हैं कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आएगा क्या। समझ आ रहा है सबको कैसे सोच रहे हैं? मैंने ग्रोसरी को सबसे ऊपर रख दिया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टेशनरी को फर्स्ट पे प्लेस कर दिया है। अब बी और सीएल जो है साथ में होंगे। चॉकलेट 4th पे है, तो चॉकलेट को तो फिक्स कर दो, दोनों अरेंजमेंट में चॉकलेट जो है 4th पे ही होगा। मैंने थोड़ा टेढ़ा लिख दिया क्योंकि मेरा राइटिंग पैड टेढ़ा हो गया था। अब एक सेकेंड, मैं क्यों पैनिक कर रहा हूँ? देखो ध्यान से। अब देखो, मुझे ना बी और सीएल को साथ में रखना है, तो मेरे पास एक जगह है जहां पे मैं बी और सीएल को साथ में रख सकता हूँ। तो अब मेरे बेसिक कंडीशंस में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आया क्या? आया क्या? नहीं आया ना? मेरे हिसाब से बिल्कुल फिट है। ये भी सेटिस्फाइड है, ये भी सेटिस्फाइड है, ये भी सेटिस्फाइड है, ये भी सेटिस्फाइड है। तो कितने फ्लोर है इनके बीच में? तो 1 2 3 4। अब बच्चे गलत क्या करते हैं, 7th पे वो है, सेकंड पे ये है, तो 7 - 2 5 करते हैं। 5 चूज करूं या 4 चूज करूं? ये समझ आया? अभी भी गलती करते हैं, ये बिल्कुल आसान सवाल है।
बिल्कुल बेसिक सवाल है, इसमें भी बच्चे गलती कर देते हैं। तो अभी तो सबका आंसर मुझे 4 दिख रहा है, कोई 5 वाला नहीं है। तो ध्यान से सुन लो, इसका आंसर 4 ही होगा, क्योंकि पूछा है कितने फ्लोर्स है बीच में। अगर पूछता है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिफरेंस, तब आंसर 5 होता। ये समझ आ गया? बिल्कुल इजी इजी और बेसिक सवाल है। अप्रोच सबको समझ आ गया? आदित्य क्लियर है? नेक्स्ट सवाल मैं स्क्रीन पे ला रहा हूँ, जल्दी से करो। जितना अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे डेटा को, उतना ज्यादा चांस है क्वेश्चन के सही होने का। ध्यान से देखना। सिंस मैं ये क्वेश्चन सॉल्व लास्ट ईयर में भी किया, अभी मैंने नहीं किया, तो मे भी मेरा भी गलत हो, ठीक है? तो मुझे थोड़ा फोकस करने देना अभी। बुक अब इसमें ना ये कंडीशंस फिक्स है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। इफ क्लोथ इज डिलीवर्ड एट फ्लोर 1, तो मैं फटाक से क्या करूंगा, लिख लूंगा 1 2 खड़ा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं क्लोथ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। बाकी कंडीशंस में चॉकलेट था, 4 पे वो तो फिक्स है। ये 1 या 7 पे हो सकता है, 1 पे ऑलरेडी आ चुका है, तो 7 पे स्टेशनरी। और जी और एम के बीच में जी और एम कहीं भी हो सकता है, जी एम यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन एक चीज और था कि ये दोनों बी और सी एल साथ में होंगे, तो बी और सी एल यहाँ है तो बी भी यहाँ हो गया। मेरे सारे कंडीशन यूज हो गए। जी और एम का है क्या है, जी यहाँ, एम यहाँ भी हो सकता है, जी यहाँ, एम यहाँ भी हो सकता है, जी यहाँ, एम यहाँ भी हो सकता है, तो 3 केसेस बनेंगे। ये मेरा बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आ गया। अब हम आ जाते हैं ऑप्शंस पे। बुक इज डिलीवर्ड एट अ फ्लोर, बुक इज डिलीवर्ड एट अ फ्लोर 1 बिलो द फ्लोर एट विच ग्रोसरी इज डिलीवर्ड। तो ग्रोसरी के नीचे बुक, ये पॉसिबल नहीं है, कभी भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं ग्रोसरी को यहाँ प्लेस करता हूँ तो मेडिसिन कहाँ जाएगा? ये तो साफ साफ गलत है, ये तो पक्का गलत है। समझ आया सबको क्यों गलत है? समझ आया? वापस बताऊं? दिख नहीं रहा है? नेट स्लो होगा। इधर देख लो, इधर देख लो, ये तो दिख गया ना? अब आ रहा है, देखो। चलो, इधर ही देख लो, बगल में बैठा हूँ। ध्यान से देखो, सबको समझ आ गया जिन्होंने ए ऑप्शन किया था? अभी अभी आया एक ऑप्शन बताने के बाद। अवधेश गलत है, समझ आ गया ना? क्योंकि अगर मैं ग्रोसरी के नीचे बुक डालता हूँ तो ग्रोसरी यहाँ आएगा, तो मेडिसिन कहाँ जाएगा? पहला गलत है। बुक इज डिलीवर्ड एट अ फ्लोर 1 बिलो द फ्लोर कॉस्मेटिक्स, तो कॉस्मेटिक के नीचे बुक। तो यहाँ मैं कॉस्मेटिक को डालूंगा तो जी और एम तो पॉसिबल है, तो कुड बी ट्रू पूछा है, तो पॉसिबल है, तो ये आंसर अभी के लिए तो मेरा सही है। एग्जाम के अंदर मैं 100% श्योर हूँ, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि कुड बी ट्रू है। मस्ट बी ट्रू में थोड़ा ज्यादा सोचना होता है कि क्या ये हमेशा सही होगा। सबको समझ आया? अब मैं सी और डी चेक एग्जाम में तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बट मैं एक बार चेक करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि और लोगों का आंसर ये भी आया है। मेडिसिन स्टेशनरी के नीचे, स्टेशनरी के नीचे मेडिसिन, किसने बोला आंसर होगा ये ग्रोसरी कहाँ जाएगा? सी कैसे लिखा दी तूने? समझ आ रहा है सबको? नेक्स्ट सवाल देखो, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ये सोचना होता है, लिखना नहीं होता है हर चीज। नेक्स्ट, कॉस्मेटिक बिलो बुक, तो बुक के बिलो कॉस्मेटिक कहाँ से आएगा? जगह ही नहीं है। डी आंसर कैसे लिखा था मुझे समझ नहीं आया, बट तुम्हें कैसे करना है ये समझ आ गया सब? दिनेश समझ आ गया? आसान है? ठीक है, नेक्स्ट। सीआर से तो आसान ही है ना? ठीक है। इसको करो। सबसे पहला बंदा क्या देखेगा? चौथे पे चॉकलेट है कि नहीं है। और ये 1 to 7 है, तो चौथे पे चॉकलेट है, तीसरे पे चॉकलेट है, बी ऑप्शन तो उड़ गया। इसमें चौथे पे चॉकलेट है, इसमें चौथे पे चॉकलेट है, एक तो गया। फिर मैं देखूंगा स्टेशनरी पहले और या लास्ट पे होना चाहिए। यहाँ पे है स्टेशनरी पहले पे, यहाँ पे लास्ट में कॉस्मेटिक्स है। सॉरी, एक सेकंड, स्टेशनरी। अच्छा, सारे सेटिस्फाइड है, मतलब यहाँ देखो लास्ट में है, यहाँ पहले है, तो एलिमिनेट कुछ भी नहीं हुआ। अब मुझे देखना है कि ग्रोसरी के पहले आना चाहिए मेडिसिन, मतलब ये जो ऑर्डर है ना, नीचे से ऊपर का है, तो मैं बना के देखूंगा, टाइम वेस्ट होगा, मैं यहीं से एलिमिनेट कर रहा हूँ कि ग्रोसरी जो है बाद में आना चाहिए। समझ आ रहा है? मेडिसिन अगर ग्रोसरी से पहले बाद, समझ आ गया होगा। चलो। ग्रोसरी से पहले मेडिसिन है क्या? है। ग्रोसरी से पहले मेडिसिन है, यहाँ पे नहीं है, गया। ग्रोसरी से पहले मेडिसिन है क्या? ये है। तो ये अब मेरे पास बच गया ए और डी। अब मुझे क्या चेक करना होगा? बी और सी एल साथ में होने चाहिए, बी और सी एल साथ में है, यहाँ पे नहीं है। हो गया क्वेश्चन खत्म। आसान है। कौन सा ऑप्शन आ गया आंसर? मेरा तो ए आया। तो तुम लोग सी सर सी डी कर रहे थे, होगा ना। सबका सी। एक सेकंड रुक जाओ, मुझे चेक करने दो। एक सेकंड रुक जाओ। सी आंसर में क्या गड़बड़ थी? ये 1 to 7 है, तो 1 to 7 में ग्रोसरी बाद में आना चाहिए, चॉकलेट। ये गलत है ना फिर? भाई मेडिसिन नीचे है ना ऑर्डर के हिसाब से, है ना? मेडिसिन पहले आना चाहिए मेरे हिसाब से।
क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और ये 1 2 3 4 5 6 7 लेफ्ट ऐसे है। तो ये ग्रोसरी मेडिसिन से, तो इसके हिसाब से ग्रोसरी मेडिसिन से नीचे है। तो ग्रोसरी ऊपर है, मेडिसिन नीचे है, कॉस्मेटिक है। भाई तू सी आंसर ज्यादातर लोगों का है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ, ये गलत है, ये तेरे हिसाब से सही है। एक सेकंड रुक जा, ये 1 1 2 7 है ना, तो मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे मेडिसिन और 5 पे ग्रोसरी, ये गलत हो गया। आप सिंपल मिस्टेक कर दिया ना। अब इसमें ए आंसर किसी का भी नहीं था, ए में बुक और क्लोथ साथ नहीं है। एक सेकंड, मैंने रुक जा, मैंने क्या कर दिया, अच्छा मैंने बुक और चॉकलेट चेक कर लिया, ठीक है लास्ट में, हाँ ठीक है, सॉरी, ये तो चलो मेरी गलती है, ये आंसर है। हाँ, बुक और चॉकलेट, मैंने क्या बुक और चॉकलेट है कि क्लोथ है ये, हाँ ठीक है, चॉकलेट और बुक और क्लोथ साथ में। स्टेशनरी 7 पे है, और ग्रोसरी मेडिसिन से, मेडिसिन ग्रोसरी से पहले है, और चॉकलेट 4th पे है। हाँ तो डी आंसर है, चलो ठीक है, जो भी है सी मेजोरिटी का आंसर था, गलत है। ठीक है, समझ आ गया सबको। अब देखो सी खुशी का सही था, रितिका का सही था, अमूल्य, अच्छा बहुत लोगों का सही था। ठीक है, चलो नेक्स्ट, समझ आ गया, बताओ, आसान लग रहा है ये। ठीक है, ज्यादा सिली मिस्टेक मत करना, अभी मैंने ही कर दिया समझाने के चक्कर में। ये क्लोथ और चॉकलेट, और देखो मैंने सबसे पहले बोला था 3 चीजें सी से हैं, तो गलती के चांसेस रहते हैं। तो एग्जाम में जो भी मैं बताता हूँ डराने के लिए नहीं बताता हूँ, ठीक है। मैं बताता हूँ जो एग्जाम में हो सकता है, उस पर थोड़ा कॉशियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बच्चे कहते हैं मैं डरा, देख लो, देख ले बात में। मैं फटाक से क्या करूंगा, ये वापस एलिमिनेशन वाला सवाल है, ठीक है। नो सर, डूइंग इट राइट नाउ रूशम, 1 मिनट ओवर, अब देख लो। 1 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में मत देना। मेन चीज क्या होता है इलिट में, या किसी भी एग्जाम में, कि हमें 50% पेपर निकाल लेना है, क्योंकि इसमें कट ऑफ भी लास्ट ईयर को छोड़ दो बहुत इजी पेपर था, जनरली 50% ही कट ऑफ जाता है। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। अब जो जो कंडीशन स्टैटिक है जो ऊपर दे रखी है, उसको मैंने फटाक से लिख दिया। यहाँ पे सीएल है, ये 177 पे जाएगा, बी और सीएल, सॉरी चॉकलेट था ना, हाँ ठीक है, चॉकलेट था, सीएल इतना क्यों करने लगा, ठीक है चॉकलेट यहाँ क्या। अब मैं, अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का कंडीशन है कि कॉस्मेटिक्स सेकंड फ्लोर पे, तो सीओ यहाँ पे आ गया, ठीक है। बाकी अब मुझे उसके हिसाब से मस्ट बी ट्रू है, तो ध्यान रखना, मस्ट बी ट्रू, कुड बी ट्रू, ये सब वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा सही होना चाहिए। मेडिसिन इज डिलीवर्ड एट अ लोअर नंबर फ्लोर देन चॉकलेट, कह रहा मेडिसिन चॉकलेट के नीचे आएगा। अब ये जरूरी, अब देखो ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, किसी को नोट्स में लिखना है तो लिख लेना, मस्ट बी वाले क्वेश्चंस को टैकल करते हैं उनको गलत प्रूफ करके, मतलब इसको गलत प्रूफ कर दो ये गलत हो जाएगा, मतलब एक भी केस में गलत तो गलत। कुड बी को कैसे करते हैं, एक भी को सही कर दो तो सही, समझ आया, सिलॉक्स की तरह है। सबको समझ आ रहा है, मस्ट बी ट्रू मतलब मुझे गलत प्रूफ करना, यही इसका सही तरीका है। इसको लिख लेना अगर लिखना हो तो, मेडिसिन कह रहा है कि मेडिसिन हमेशा चॉकलेट के नीचे होगा, तो मैं इसको ऊपर बना के सही प्रूफ करके देख लेता हूँ। स्टेशनरी नीचे डाल दिया, ग्रोसरी ऊपर डाल दिया, पी और सीएल साथ में नहीं आ पा रहे। अच्छा, ये समझ आ रहा है, जी को ऊपर कर देता हूँ, पी और सीएल साथ में आ पाएंगे। अगर मैंने मेडिसिन को यहाँ रख दिया, मतलब मेडिसिन, मतलब मेरा क्या था, मेडिसिन को मुझे चॉकलेट चॉकलेट को मेडिसिन से नीचे रखना है, तो चॉकलेट के ऊपर मैंने मेडिसिन किया। अब ग्रोसरी को यहाँ या तो यहाँ करना पड़ेगा, एक ही जगह खाली बचा है यहाँ पे, और नीचे मेरे पास एक ही जगह खाली बचा है, मैं बी और सीएल को प्लेस ही नहीं कर सकता, मतलब कि ये लोअर पे ही रहेगा। ये कंफर्म सा नहीं लग रहा, सोचो एक बार वापस, मैं टाइम दे रहा हूँ सोचने का। मेडिसिन थर्ड पे आएगा तो वो तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ ना, मैं इसको वॉयलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ मान्या। मेडिसिन ये कह रहा है कि मेडिसिन को चॉकलेट के नीचे रखो हमेशा, मैंने उसको गलत प्रूफ करने के लिए ऊपर लिया, एंड सिंस ये गलत प्रूफ नहीं हो पाया, मतलब ये सही है। ये सिलॉक्स का वो नॉट बी वाले वो याद है, पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस में जैसे हम करते हैं। सबको समझ आया अप्रोच कैसे करना है, तो अभी के लिए ए है, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। मस्ट बी वाले क्वेश्चंस को करने का तरीका ही होता है उसको गलत प्रूफ करना। भाई तू समझ मेरी बात को, थर्ड पे तो कह ही रहा है कि होगा, वो तो कह रहा है हमेशा होगा, मैं तो इसको गलत प्रूफ कर रहा था कि भाई एक भी जगह गलत हो जाए, मैं कहूंगा कि मस्ट भी नहीं है, तो वो तो सही है, समझ आया, नीचे तो ले ही सकते हैं ना। सबको समझ आ रहा है, किसी को दिक्कत, सुहानी को नहीं आया समझ। सुहानी ये कह रहा है कि मेडिसिन किस समझ आ गया, फ्लोर 2 की जगह फ्लोर 6 पे ले लिया कॉस्मेटिक्स को।
ठीक है तुम अभी सुहानी ध्यान से चलो एक काम करते हैं सुहानी, मैं सेकंड को छोड़ता हूँ, मैं ना एक को छोड़ता हूँ, मैं बी पे जाता हूँ। ठीक है सुहानी, ये समझ आ गया कि मस्ट बी को करने का तरीका होता है कि गलत प्रूफ करो। गलत, देखो मैं समझाता हूँ मैं ऐसा क्यों करता हूँ। क्योंकि मस्ट बी मतलब होता है कि हमेशा होना चाहिए। मान लो कि ये सही है, मैंने इसको सही प्रूफ कर दिया, तो ये वन ऑफ द केसेस हो सकता है कि दूसरे केस में गलत हो जाए। तो मस्ट बी में क्या करना होता है, इसको गलत प्रूफ करने की कोशिश करो। अगर गलत प्रूफ हो गया मतलब कि ये गलत है। एक सेकंड, मैं एक सेकंड मुझे एक बार ना, किस किस को समझ आ गया एक बार यस लिख दो बस, क्योंकि नो वाले फटाक से नो लिख देते हैं। जो लिखना चाहिए कोई बुरी बात नहीं है, एक बार यस लिख दो ताकि मुझे लगे कि आधे बच्चों को आया है। चलो ठीक है। सुहानी ध्यान से सुनना। इसमें लिखा है चॉकलेट जो है ना ग्रोसरी के नीचे होगा और हमेशा होगा। तो करने का तरीका क्या है कि मैं इसको गलत प्रूफ करूं। गलत प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, चॉकलेट को ग्रोसरी के ऊपर रख देंगे। ठीक है अब ध्यान से देखो, ये ग्रोसरी मैंने लास्ट क्वेश्चन में लिया था तो इसको मैं हटा देता हूँ। ये स्टैटिक कंडीशन नहीं है, स्टैटिक कंडीशन ये है ना इस क्वेश्चन का, ये भी नहीं है। ठीक है अब ध्यान से सुनना सुहाने, चॉकलेट को मुझे ग्रोसरी के नीचे रखना है ऐसा बोल रहा है, और हमेशा रखना है, तो मैं इसको गलत प्रूफ करूंगा चॉकलेट को ऊपर रख के ग्रोसरी से। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ पे स्टेशनरी रख दूं, ठीक है, ग्रोसरी के ऊपर चॉकलेट रख दूं, और अम, एक सेकंड रुक जाओ, स्टेशनरी को मैं कर सकता हूँ, एक केस में बना सकता हूँ। हाँ मैं कर रहा हूँ, रुक जाओ मैं करता हूँ। मेरा कंडीशन है कि मैं जी को इधर रख देता हूँ, एम को इधर रख देता हूँ, ये तो वैलिड हो गया। बी और सी एल को यहाँ रख देता हूँ, एंड चॉकलेट को यहाँ रख देता हूँ। अब बताओ सुहानी, इस केस में मुझे दिख रहा है कि चॉकलेट कहाँ है। हाँ ठीक है स्टेशनरी आ गया। अब इस कंडीशन में मेरा चॉकलेट जो है ना वो ग्रोसरी के ऊपर है, और ये डायग्राम भी सही है। तो हम कह सकते हैं सुहानी की हमेशा सही होगा कि चॉकलेट ग्रोसरी के नीचे हो। नहीं होगा ना, क्योंकि एक मैंने बना दिया जिसमें ऐसा फॉलो नहीं हो रहा, मतलब इसका उल्टा कर सकते हैं, मतलब ये मस्ट भी नहीं है, कभी कभी हो सकता है और कभी कभी नहीं हो सकता है, जो कि मैंने एक बना के दिखा दिया। सुहानी अप्रोच समझ आ गया। मैं सारे बताऊंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा ना तो बहुत सारे बच्चे इसको नहीं करेंगे, तुमने क्लास में देख भी लिया। ठीक है अब एक और करके दिखाता हूँ मैं, मुझे बस गलत प्रूफ करना है, तो मस्ट भी अगर तुम्हें दिखे तो उसको गलत प्रूफ करो। ठीक है एक सेकंड मैं एक और बनाता हूँ, आराम से देख लो जिनको नहीं आया है, क्योंकि अच्छा कंसेप्ट है। देखो रोहित यहाँ लिखा है कि पर मैं जो स्टैटिक कंडीशंस है ना उनको तो कर ही लेता हूँ। चौथे पे चॉकलेट एंड दूसरे पे कॉस्मेटिक इस क्वेश्चन में दे रखा है। कह रहा है कि ग्रोसरी जो है ना स्टेशनरी से नीचे होना चाहिए, रोहित ऐसा वो कह रहा है, हमेशा होना चाहिए। तो हमेशा होना चाहिए को मैं कैसे करूंगा, गलत प्रूफ करके। तो मैं ग्रोसरी को ना स्टेशनरी से ऊपर प्लेस कर दूंगा, समझ आ गया। तो स्टेशनरी यहाँ रख दो, ग्रोसरी यहाँ रख दो, मेडिसिन यहाँ रख दो, और बुक और सीएल यहाँ रख दो, हो गया प्रूफ हमारा सही। अबे ठीक है, तो थर्ड समझ आ गया। मैंने इसको गलत प्रूफ कर दिया कल्पना। गलत कैसे प्रूफ किया, इसको ऊपर रख के। तो सिंस मैंने गलत प्रूफ कर मतलब ये मस्ट भी ट्रू नहीं है, कभी कभी हो सकता है। अब आ गया समझ सुहानी, और ज्यादा क्लियर हो गया। चलो मैं लास्ट वाला भी करके देखता हूँ जो रोहित का डिमांड है। क्लोथ, कह रहा है कि क्लोथ जो है वो ग्रोसरी से नीचे होगा हमेशा। तो मैं गलत प्रूफ कैसे करूंगा इसको, क्लोथ को ग्रोसरी से ऊपर करके। ठीक है तो एक काम करते हैं, सी एस तो यहाँ है, सीओ तो यहाँ है। अब ध्यान से सुनना, क्लोथ को मैं रख देता हूँ नीचे, मुझे गलत प्रूफ करना है ना, क्लोथ नहीं ऊपर रखूंगा, हाँ मुझे ये प्रूफ करना है। तो क्लोथ को ग्रोसरी के ऊपर रखता हूँ, ये ध्यान से देखते रहना। स्टेशनरी को नीचे रख देता हूँ, एक सेकंड, हाँ रुक जा, मुझे क्लोथ को ग्रोसरी से ऊपर रखना, ग्रोसरी के नीचे एम भी आना चाहिए। ठीक है ना, तो तीनों को देखना है, और बी और सी एल साथ में भी आनी चाहिए। ठीक है, और स्टेशनरी भी आना चाहिए, तो स्टेशनरी के लिए मैं नीचे जगह बुक कर लेता हूँ। क्लॉथ को यहाँ रख लेते हैं, दिक्कत हो रही है इसमें, लेकिन बनाना पड़ेगा क्योंकि स्टेशनरी ऊपर रख दिया, एम यहाँ रख दिया, ग्रोसरी यहाँ रख दिया। कुछ दिक्कत आ रही है, बी और सी एल, अरे सी एल बी और सही बन गया क्या, देखना सही तो है, सही बन गया ना। देखो बुक और सीएल साथ में भी है, सीएल जो है ग्रोसरी के ऊपर भी है, मतलब ये कह रहा था कि क्लॉथ ग्रोसरी से नीचे होना चाहिए, जिसको मैंने गलत प्रूफ कर दिया, क्लॉथ ग्रोसरी के ऊपर भी आ गया, मतलब ये मस्ट बी ट्रू नहीं है। तो इसमें थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाना पड़ता है उल्टा, ये टफ क्वेश्चंस के अंदर आएगा, पहले बोल रहा हूँ। तो इसका आंसर ए है। मजा आया सबको, समझ आ गया।
समझ आया? तो ध्यान रखना हमेशा ये कंडीशन। किसी बच्चे ने पूछा टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक जो है ये टीम फॉर्मेशन के अंदर आता है, ठीक है। एंड इसमें बेसिकली हर एक क्वेश्चन इंडिपेंडेंट होते हैं, अरेंजमेंट की तरह नहीं होते कि एक बार बन गया तो पांचों सही हो जाए, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा पूछते हैं, कैट में भी पूछते हैं ऐसे सवाल बहुत, और एलिफ में पूछते हैं। पहले बता दे रहा हूँ, एक सेट ये, एक सेट अरेंजमेंट, जनरली ऐसे रहता है। समझ आ गया? तो मस्ट बी वाले को गलत प्रूफ करना, ये अच्छा क्वेश्चन था। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अभी भी मेरे स्टूडेंट्स में जिन्होंने करा है, बाकी 90 इसको गलत ही करेंगे, क्योंकि ये जनरली कैट का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट। पता चला 20 सही हो गया तो ठीक है। ध्यान से देखो, वापस करने का तरीका। सुरभि तुम लेट आए थे, क्लास में भी हो? सुरभि ये कंडीशंस लिखे हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि ग्रोसरी जो है उससे नीचे मेडिसिन होगा, ये साथ में होगा, स्टेशनरी फर्स्ट 7th पे होगा, साफ साफ यहाँ लिखा है, मैंने यहाँ बस लिख दिया है। अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। कॉस्मेटिक्स इस, अब इसका इस क्वेश्चन का रिश्ता पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं सबसे पहले 1 2 बात मत करो ना, मुझे इसलिए नहीं पसंद। ऑफलाइन में रीजनिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, हल्का सा डिस्टर्बेंस हुआ तो बेइज्जती हो जाती है। चुप हो जा। देखो, कॉस्मेटिक जो है, एक तो मुझे बोल के समझाना होता है, ठीक है, ज्यादा फोकस चाहिए। कॉस्मेटिक 5th फ्लोर पे है, मैंने लिख लिया। और सुर भी यहाँ दे रखा था कि चॉकलेट 4th पे है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, तो मैंने इसके हिसाब से यहाँ पे बना दिया। फिर ग्रोसरी के नीचे आना चाहिए, बी और सीएल साथ में आना चाहिए। स्टेशनरी 1 या 7 पे प्लेस करेंगे, मेरे दिमाग में है, या कॉपी पे भी है। Which one of the following is a pair of parcels that could be delivered not necessarily in the order given at floors whose numbers are consecutive? तो कह रहा है कि बुक और ग्रोसरी ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साथ में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। अब देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन देखूंगा, बुक और ग्रोसरी को साथ में दे सकते हैं कि नहीं। अब तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं है एग्जाम में, मेरे पास है, मैं रेड कलर यूज कर लेता हूँ देखो, बुक और ग्रोसरी साथ में प्लेस करते हैं, तो बुक और ग्रोसरी साथ में प्लेस करने टाइम मुझे ध्यान रखना होगा कि ग्रोसरी के नीचे मेडिसिन आएगा। तो मैं इसको एक, अब कुड भी है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखा कुड भी। अगर मैंने एक भी सही बना दिया बिना कॉन्ट्राडिक्शन के, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब यहाँ से, तो मेरा सही है, मैं आगे चेक नहीं करूंगा, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, मैं इसको सही करने की कोशिश करूंगा। लास्ट क्वेश्चन में मैं गलत करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। ध्यान से देखो, बुक और ग्रोसरी, मैं बुक और ग्रोसरी को साथ में प्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे प्लेस किया है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। अब ग्रोसरी के नीचे मेडिसिन आएगा, और यहाँ पे ना बुक और सीएल साथ में आते हैं, तो वो हो पाएगा क्या? देखते हैं हो पाता है। चलो एक काम करते हैं, ग्रोसरी को यहाँ से हटा के सीएल डाल देते हैं, क्योंकि बुक और सीएल साथ में होंगे, लेकिन फिर ग्रोसरी साथ में नहीं आ पाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं। समझ आ गया सबको कैसे सोचना होता है? मैं उसको सही करने की कोशिश कर रहा था सुरभि, बट वो हो ही नहीं पाया। बताओ। चलो, अब अब मैं नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन पे चलता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन में मेरे पास क्या है? क्लोथ और चॉकलेट। तो क्लोथ और चॉकलेट के टाइम मुझे ध्यान रखना है कि चॉकलेट ऑलरेडी यहाँ है, कॉस्मेटिक ऑलरेडी यहाँ है, तो क्लोथ के लिए एक ही जगह बचा। अब दिक्कत क्या है कि क्लोथ के साथ बुक आएगा, और बुक ऊपर है कि नीचे है, यहाँ पे लिखा है क्या? बुक इज डिलीवर्ड, और क्लोथ बुक के नीचे होगा। अब ये पॉसिबल है क्या बुक को ऊपर डालना? ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत, तो बी चला गया गलत। समझ आया? अब मैं आता हूँ सी पे। सी पे आते हैं, स्टेशनरी और ग्रोसरी। तो रेड कलर में मिटा देता हूँ। स्टेशनरी और ग्रोसरी, ध्यान से देखना, ग्रोसरी स्टेशनरी, स्टेशनरी में ऊपर डाल सकता हूँ, तो स्टेशनरी ग्रोसरी मैंने यहीं पे कर दिया। नीचे करता तो दिक्कत होता, मेडिसिन तो आ ही नहीं पाता। अब मेडिसिन यहाँ पे रख देता हूँ, और बुक और सीएल में यहाँ पे डाल सकता हूँ, ये कोई दिक्कत तो आई नहीं मुझे, और सब कुछ सही से बैठ भी गया, तो इसमें दिक्कत क्या है? फिर थर्ड ऑप्शन, स्टेशनरी नीचे होता तो। भाई तुझे ऑर्डर लिख रखा है, जबकि नॉट नेसेसरली इन द ऑर्डर गिवन, तो मुझे उसको सही प्रूफ करना है। कैसे? बाय हुक और प्रूफ मुझे सही करना है। हुक और प्रूफ मतलब ये नहीं कि इसको बोलूंगा तू साइड हो जाए, इसको यहाँ बिठाने दे, ठीक है। वो एक समझ आ गया? आसान सवाल नहीं था ये। जैसे सम नॉट में ऑल का केस चेक करते हैं, वैसे करना है क्या? ये सिलॉक्स नहीं है, नॉर्मल कॉमन रीजनिंग है, ठीक है, कॉमन सेंस लगा रहे हैं बस। करने का तरीका बस मुझे, अब इस क्लास में मैं क्या पढ़ाता हूँ सोचो। मैं पढ़ाता हूँ कि कुड बी में बेटा एक भी सही कर दो, मस्ट बी में गलत प्रूफ करो, ये मुझे पढ़ाना होता है। बाकी तो तुम्हारा कॉमन सेंस है ना, और मुझे सिखाना होता है कि इसको अच्छे से लिखो। इसके अलावा मैं क्या पढ़ाता हूँ इस क्लास में? सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। समझ आया क्या? सुर भी समझ आ गया कैसे करना होता है कुड बी वाले को? बाकी मैं तुम्हें ये भी करके दिखा देता हूँ, एग्जाम में नहीं करूंगा। बुक और स्टेशनरी को अगर मैं साथ में रखता हूँ तो क्या दिक्कत आती है, ध्यान से देखते रहो, सीखना है तो।
3 बच्चों ने क्लास छोड़ दिया इस क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, उनका सीआर अच्छा होगा। बुक स्टेशनरी। अब बुक और स्टेशनरी को साथ में रखते हैं, तो बुक के साथ कंडीशन है कि सीएल होना चाहिए और वो नीचे होना चाहिए, तो स्टेशनरी को ऊपर रखना पड़ेगा। ध्यान से, तो स्टेशनरी अगर मैंने ऊपर रख दिया तो अब ये बुक और सीएल आ ही नहीं पाएगा, तो ये गलत है, टाक से गलत है। समझ आया? आ गया? ठीक है, स्टेशनरी नीचे रखूंगा तो फिर बुक और सीएल आएगा, बुक के नीचे सीएल आएगा तो गैप बन जाएगा, साथ में नहीं आ पाएंगे। समझ आया क्या? अच्छे से आ गया होगा मेरे हिसाब से। इसमें 2 और सवाल हैं, तो जल्दी से कर लो इसको 1 मिनट में। रूशम समझ आ गया? चलो देख लो। मुझे याद है बी और सी एल साथ में थे, वापस लिखना पड़ेगा। स्टेशनरी 1 और 7 पे था, चॉकलेट 4 पे था, एंड मेडिसिन जो है ग्रोसरी के नीचे था। बस ये जो चीजें लिख रखी थी मैंने। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कि बुक, ये वाला कर रहे थे ना तुम लोग? ठीक है, बुक इज डिलीवर्ड एट 1 फ्लोर बिलो द फ्लोर एट विच मेडिसिन इज डिलीवर्ड। तो इसको जल्दी से बना लेते हैं, फिर से मैं जल्दी से ना, ज्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जल्दी से बना लो। बुक इज 1 फ्लोर बिलो द फ्लोर मेडिसिन। तो चॉकलेट 4th पे फिक्स है। बुक जो है 1 फ्लोर मेडिसिन से नीचे आएगा, तो मेडिसिन हमें पता नहीं है, तो बुक और सीएल साथ में होंगे, ध्यान रखना। बुक और सीएल साथ में ऐसे रख सकते हैं, मेडिसिन ऐसे रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर रखने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 3 स्पेस खाएगा। समझ रहे हो? अगर मैं बोला बुक मेडिसिन के नीचे है तो 3 स्पेस जाते हैं, क्योंकि सीएल साथ में आएगा। ये चीज सबको समझ आ रही है? और ऊपर 3 स्पेस में दे नहीं सकता। ये चीज क्लियर है? अब ऊपर मेरे पास एक तो स्टेशनरी ऊपर ही आएगा 7th पे। अब बच गया 2 चीजें, जी बच गया है और एक और जो बचा होगा सी से, कॉस्मेटिक। अब मुझसे क्वेश्चन पे आते हैं, मस्ट बी ट्रू। वापस मस्ट बी ट्रू है, ठीक है? ये तो सबको फिक्स है ना, ये कंफर्म है, ये फिक्स है और ये भी फिक्स है, 2 ही प्लेस पे हमें सोचना है, तो ये क्वेश्चन आसान है। इसमें किसी को डाउट है क्या? ये चीज तो सबको समझ आता है ना कि एक साथ 3 स्पेस जाएंगे। क्यों जाएंगे पता ही होगा, क्योंकि मेडिसिन बुक दे रखा है हमें, एंड बुक के साथ सीएल लिंक्ड है। आगे बढ़ते हैं। कॉस्मेटिक्स 5th फ्लोर, ये जरूरी है क्या मैं कॉस्मेटिक ऊपर कर दूं और जी नीचे कर दूं? ये जरूरी थोड़ी है। समझ आ गया? इसको गलत प्रूफ कर सकते हैं ना, कॉस्मेटिक को 6 पे डाल दो और वो कोई कंडीशन भी वायलेट नहीं होगा। मेडिसिन 3rd फ्लोर, मेडिसिन 3rd पे मस्ट भी लिखा है, ये मुझे सही लग रहा है, बट इतना भी जल्दी क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं। स्टेशनरी 1st फ्लोर, ये तो पक्का गलत है, क्योंकि इसी में गलत है, तो मस्ट भी तो हो ही नहीं सकता। समझ आ रहा है? क्लोथ इज डिलीवर्ड ऑन 5th फ्लोर, क्लोथ फर्स्ट पे रहेगा, 5th पे नहीं। मेरे हिसाब से बी ही आंसर, और ये आसान सवाल है, ये फिक्स था। समझ आ गया सबको? समझ आ गया, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 112, ये इसका लास्ट है, मतलब एक पैसेज पे 5 सवाल थे, ये जल्दी से कर लो। हाँ, मेरे हिसाब से इट मस्ट बी, तुम खुद सोचो, मैंने बता रहा ये है सही क्वेश्चन। मैंने कुछ भी कॉपी पेस्ट मिस्टेक नहीं है, क्योंकि मैंने क्रॉप किया है, एंड ये फोटो ऐसे क्रॉप किया था। ठीक है, तो इंग्लिश गड़बड़ है इसकी, बट समझ आ रहा है। इट मस्ट बी ट्रू दैट द लोएस्ट नंबर फ्लोर ऑन विच बुक कैन बी डिलीवर्ड इज 3rd फ्लोर होना चाहिए, मेरे हिसाब से। अब सही लग रहा होगा, बट ये ओरिजिनल मैंने लिया है वहां से ड्रॉप करके, तो इनका भी ओरिजिनल क्वेश्चन यही था। अब समझ आ गया? इस मत, अब सही करके देख लो।
4 आंसर आए बी डी ए सी, इनमें से कोई सही है? चलिए देखते हैं, बहुत टाइम हो गया। रुशम क्लास में हो? बहुत स्लो आंसर कर रहे हो, मुझे मैसेज करना, ठीक है? चलो देखो, लोएस्ट नंबर ऑन विच दिस कैन बी डिलीवर्ड, देखो ध्यान से। अब ऐसे क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, ये भी बच्चों का सवाल है, तो मैं बता देता हूँ। एलसैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीडीएफ जो है ना, उसमें ऐसे सवाल बहुत हैं। तुम डाउनलोड कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं भेज दूंगा, क्योंकि मुझे मुझे पता है तुम लोग नहीं करो। सर डी है पक्का, 100 रुपए की शर्त लगा लो, चाहे पहली बार किसी में मान लेता हूँ। बुक कैन बी डिलीवर्ड, देखो कह रहा है कि सबसे बुक, अब देखो मस्ट बी वाला सवाल है, इंटरनेट इज अनस्टेबल, मस्ट बी वाला सवाल है, तो हमें क्या करना होगा, मान्या क्या करना होगा, गलत प्रूफ करना है। तो कह रहा है कि बी तो इससे नीचे नहीं आ सकता, अगर मैंने बी से नीचे बना दिया तो ये गलत है। समझ आया क्या? तो देखते हैं, तो जो कंडीशंस स्टैटिक थे वो मैं लिख देता हूँ, बाकी ठीक है। तो बुक को इससे नीचे नहीं बना सकते, मैं इसे नीचे बनाऊंगा, और मैंने बना दिया। अब बोल क्या कर लेगा? अच्छा थर्ड बोला है क्या? हाँ तो सेकंड पे बनाओ, सेकंड से नीचे जा भी नहीं सकता। अच्छा यहाँ पे अगर सेकंड होता तब पक्का सही होता, क्योंकि भाई फिर ये सीएल कहाँ जाता। अब देखो ध्यान से, ये तो सही है। अब मुझे बेसिन में जाके करो ना, ये माइक में क्यों कर रहे हो नाक साहब? चलो अब ध्यान से देखो, अब मेरे पास क्या क्या बच गया। स्टेशनरी मैंने प्लेस कर दिया, चॉकलेट प्लेस कर दिया, बी और सीएल प्लेस कर दिया, जी और एम, जी और एम भी कर दो, क्या दिक्कत है? और एक बच गया कॉस्मेटिक, में कंडीशन ही नहीं है, तो हमने गलत प्रूफ कर दिया बहुत आसानी से, मतलब ये गलत है, ये इसके नीचे जा सकता है। सुहानी समझ आ गया? मेडिसिन सेकंड फ्लोर, मेडिसिन सेकंड फ्लोर से नीचे नहीं जा सकता, ऐसा ये कह रहा है। मैं इसको गलत प्रूफ कर दूंगा, ध्यान से देखो कैसे। ये तीनों में हटा रहा हूँ, ये तीनों में हटा रहा हूँ, और मैं मेडिसिन को फर्स्ट पे प्लेस कर देता हूँ, तो स्टेशनरी ऊपर चला जाएगा, जी कहीं भी चला जाएगा, बी और सीएल भी साथ में कर दो, वापस सही हो गया। समझ आया? हो गया सही, मतलब हमने उसको गलत प्रूफ कर दिया है। हम वापस अब चलते हैं किस पे, थर्ड पे, जो कि जिस पे शर्त लगी है। अच्छा डी पे लगी है क्या? कॉस्मेटिक्स कैन बी डिलीवर्ड ऑन थर्ड फ्लोर, कॉस्मेटिक्स को थर्ड से नीचे नहीं ले आ सकते हैं, तो कॉस्मेटिक को कहीं भी रख दो, बी और सीएल को साथ में रख दो, एंड ग्रोसरी और इसको साथ में रख दो, स्टेशनरी को रख दो, क्या दिक्कत है? बहुत आसानी से गलत हो गया। अब सिंस 3 गलत हो गए हैं, तो शर्त जीत गया, पता नहीं लगाया किससे था, ठीक है और क्यों। अब मैं इसको गलत प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ, क्या पता है फर्स्ट ऑप्शन में हो तो मुझे पूरा करना ही ना पड़े। तो मैं इसको एक बार करके देखता हूँ कि इससे नीचे कहाँ जाएगा, फर्स्ट पे। अब ग्रोसरी फर्स्ट पे, अरे ये तो बहुत आसान है, अब मुझे पहले दिख जाता ना तो मेरा टाइम सेव होता। अगर मैं पहले इसको देख लेता, जिसका कोई ट्रिक नहीं होता सर इसको पहले कैसे देखें, ये किस्मत होता है, ठीक है ना। अगर मुझे पहले दिख जाता तो मैं देखता ग्रोसरी के नीचे, तो भाई एम तो डालना ही पड़ेगा ना, तो ये इसलिए उसको इतना कॉन्फिडेंस था इस क्वेश्चन पे। आ गया समझ? अब बताओ, ये सेट ओवरऑल आसान सेट होता है, तरीका करने का पता होना चाहिए। करने के तरीकों में मेरी तरफ से क्या बताया मैंने, ये कि प्रॉपरली लिखो। दूसरी बात, मस्ट बी को कैसे डील करते हैं और कुड बी को कैसे डील करते हैं, और एक और चीज, ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं, जो कि हमने एक क्वेश्चन में देखा था ना, सातों चीजें साथ में लिखी हुई थी, वो भी 2-3 बच्चों का गलत था, जिसमें से एक मेरे पीछे बैठा है। आगे बढ़े। चलो, एक लड़का कह रहा है मुझे पहले दिख गया था, 5 सेकंड। नेक्स्ट, अब ये ट्राई करो, इसमें 4 सवाल है। मैं इस क्वेश्चन के लिए आइडियल टाइम रखूंगा 3 मिनट इन चारों सवालों का, और उसके बाद में बताना शुरू कर दूंगा। चलो, बहुत सारे आप बच्चों का आंसर आ गया चारों का, टाइम लिमिट स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मतलब कह रहा है कि इसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है? क्यों पढ़ो? तो आंसर फॉलोइंग। अब ध्यान से पढ़ लेते हैं इसको। अब मैं सबसे पहले बात, इसको पढ़ता नहीं हूँ, मैंने इसको देख लिया, ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब कोई बच्चा ना यहाँ पे सजाता है कि एक्स प्लस वाई मतलब इसकी मम्मी है, ठीक है, देख लेंगे बाद में। यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे होता है वो देख लो, कंफ्यूजन कहाँ पे करते हैं, जैसे जनरली यहाँ पे लिखते हैं एक्स इज द मदर ऑफ वाई, कभी कभी पलट देते हैं वाई इज द मदर ऑफ एक्स, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, जहाँ पे तुम सिली मिस्टेक कर सकते हो, तो थोड़ा केयरफुली पढ़ना, ये कह भी रहा है ना केयरफुली, तो इसलिए कहता है ठीक है ना। तो एक बार हुआ है मेरे साथ ऐसा, चोट हो चुका है आरबीआई के पेपर में ना,
मैं तो फ्लो में था कि ये पहले वाला दूसरे का रिश्ता है, एक्स उसकी माँ है, एक्स उसका उसकी बहन है, उसने पलट दिया था कुछ, तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड जैसा हो गया था, मुझे इतना याद है। अब इफ इट इज गिवन दिस प्लस दिस देन हाउ इज एम रिलेटेड टू पी। अब कुछ बच्चे इसका डायग्राम बनाते हैं, हो सकता है हमें भी बनाना पड़े, पर दो चीज दो दो तीन ट्रिक्स होती हैं वो सीख लो। यहाँ पे ना पूछा है कि एम बी का क्या है, तो एम का जेंडर पता होना चाहिए, ये समझ आया। अब एम के आगे डिवाइड लगा है, एम के पहले मल्टीप्लाई लगा, डिवाइड वाला क्या होता है, लड़का होता है, तो दो दो ऑप्शन गए। ये समझ आया सबको? वापस बताऊं, किसने ये यूज किया था? जिसने मुझसे पढ़ा है ब्लड रिलेशन या रिकॉर्डिंग देखी है उसको पता होगा। ये समझ है? अब मान लो कि ये तीनों ही मेल होते, तीनों ही फीमेल होते, तब तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया 10 सेकेंड में। अब सिंस ऐसा है तो मुझे करना पड़ेगा आगे। अच्छा, यहाँ पे क्या है, इनटू है, इनटू जो लिखा है, इनटू मतलब होता है कि इसका फादर है, चलो ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है ग्रैंडसन क्या है क्या? क्यों क्या है पता है? मेरे लॉजिक क्या लगाया कि इस लड़के का ना कोई बाप भी है, मतलब ये खुद, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ ठीक है। और फिर प्लस मतलब क्या है, माँ है, तो इससे 2 जनरेशन ऊपर है, ये समझ आया? बाप की माँ, तो कुछ ये पोता होता होगा। अब मैं आगे नहीं सोचूंगा, समझ आया? कितने लोगों ने ऐसे कर लिया था बिना मतलब लॉजिक लगा के? डायग्राम भी मैं बना दूंगा। अब इसका बेसिक प्रोसेस क्या होता है, गुड, जिन्होंने ऐसे किया था उनका थोड़ा टाइम सेव होगा। बाकी बनाते कैसे हैं, जल्दी से देखो, बनाने के लिए इधर से शुरू करते हैं। बी प्लस डी, बी प्लस डी मतलब बी जो है डी की माँ है, तो जल्दी से बना लिया। डी क्या है, डी जो है मल्टीप्लाई, तो फादर है किसका, एम का, तो डी फादर है, फादर एम का। मेल के लिए ऐसे बना है, फीमेल के लिए ऐसे बना है। और डिवाइड बाय एन मतलब ब्रदर है वाई का, तो यहाँ पे एन का ब्रदर है, तो इसका जेंडर पता चल गया। तो यहाँ से फटाक से इससे भी हो सकता है। समझ आ गया? दोनों प्रोसेस समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स, ओ एलिट वालों की भी इंग्लिश खराब है, ठीक है। जे इज द सन ऑफ एफ, जे इज द सन ऑफ एफ मतलब जे का जेंडर जो है पता होना चाहिए, समझ आया? अब जे डिवाइड मतलब है ब्रदर, तो यहाँ पे तो मेल है। प्लस मतलब है मदर, एक ऑप्शन तो उड़ गया क्योंकि ये माँ है, और एक माँ एक बेटा नहीं हो सकता, ठीक है। ये समझ आया सबको? तो ये तो पक्का गलत है, बी ऑप्शन। पर नन ऑफ दीज भी है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इसको तो बनाना ही पड़ेगा। तो जल्दी से अब चारों को बनाना पड़ेगा, समझ आ रहा है ना? तो एक बार मैं जल्दी, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है इसके रिलेटिव। देखो जल्दी से, जे डिवाइड बाय आर, तो जे डिवाइड बाय आर मतलब जे आर का भाई है, आर आ गया। उसके बाद आर माइनस टी, आर माइनस टी मतलब आर सिस्टर है किसकी, टी की, तो आर लड़की हो जाएगी, टी की बहन। एंड इंटू एफ, इंटू एफ मतलब टी जो है वो बाप है किसका, एफ का। एफ का जेंडर नहीं पता। अब मुझसे बोला है कि जे इज द सन ऑफ एफ, सही बैठ रहा है क्या? नहीं बैठ रहा, तो गलत हो गया। बी तो पहले गलत हो गया, अब मुझे सी चेक करना है, सी गलत है तो नन ऑफ दीज। करें स्टार्ट। एफ लास्ट में है, जेंडर नहीं पता। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है जेंडर से? सन ऑफ एफ मतलब माँ बेटा दोनों, तुम डॉटर ऑफ एक्स बोल रहा हूँ, तो एक्स का जेंडर थोड़ी पता चल, जरूरी थोड़ी है, तुम्हारा जेंडर जरूरी है ना। नेक्स्ट, जे डिवाइड बाय आर, तो डिवाइड मतलब होता है ब्रदर, तो जे डिवाइड बाय आर मतलब जे ब्रदर है किसका, आर का। आगे बढ़ते हैं, आर माइनस एन, आर माइनस एन मतलब सिस्टर, सेम सा है। और एन जो है इंटू एफ है, इंटू एफ मतलब एन फादर है किसका, एक जैसा बन गया है, तो ये भी गलत है ना, तो नन ऑफ दीज है ना। अच्छा, इसको मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ हो सकता है मैं अभी, हाँ ये सेम से रिलेशन है, तो मुझे बनाना ही नहीं था, ठीक है। 115 को अब जिसको दिख, अब मान लो मुझे ये दिखा या नहीं दिखा, मेरा टाइम उसी में वेस्ट हो गया, 15 सेकंड का लॉस होगा, ज्यादा लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कोई अगर वहीं बैठ के सोचने लगे यार मुझे दिखना चाहिए था, मेरा 15 सेकंड लॉस हो गया, उसका 3 सेकंड और गया, ठीक है। होता है ऐसा। 115, विच फॉलोइंग रिप्रेजेंट आर इज द नीस, आर नीस मत, नीस का जेंडर क्या होता है, देखिए 1 सेकंड, इसका जेंडर पक्का, ठीक है। तो आर लड़की होनी चाहिए, मुझे नहीं पता था, मैंने कंफर्म किया उससे। आर लड़की होनी चाहिए, तो यहाँ माइनस आर है, माइनस आर मतलब सिस्टर ऑफ, तो आर का इसमें जेंडर ही नहीं पता, ये तो ऐसे गलत है। भतीजी, इंग्लिश, इंग्लिश में भांजी भी बोल सकते हो, दोनों को एक ही बात होता है इंग्लिश में, मतलब हिंदी में होता तो मजेदार चैप्टर होता। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे आर का जेंडर, भाई भाई तेरी भतीजी नहीं है क्या कोई? हाँ, नहीं पता, भाई की बेटी, जैसे तू अपने चाचा का भतीजा है। आर माइनस एम, तो आर माइनस एम मतलब आर यहाँ पे लड़की है, तो ये तो सही बैठ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे डिवाइड बाय आर है, डिवाइड बाय मतलब ब्रदर है,
किसी का। तो इसमें के जो है आर का ब्रदर है, आर का जेंडर तो स्पेसिफिक है ही नहीं, तो डी भी गलत, ए और डी गया। अब यहाँ पे आर का जेंडर है प्लस, तो मदर, तो जे इसकी माँ है माइनस सिस्टर, तो यहाँ पे भी लड़की है, तो मुझे दो ही ऑप्शन बना के चेक करना है। समझ आया? तो बी बनाना शुरू करते हैं। सर सी तो गया ना ऐसे। सी चला गया। आर इज द नीस ऑफ एम, इसमें आर एम की बहन हाँ, दिखा रहा है सी अच्छा के एम का लिए। भी, हाँ एक सेकंड रुक जाओ, इसमें एम का भी जेंडर हमें देखना है। यहाँ पे एम का जेंडर क्या है? सिस्टर है ना, बी गया तो। सी में तो आर एम की पर बहन नीस, दिखा रहा है, तो नीस अच्छा कैसे होगी? एक काम करते हैं, मान लो मुझे नहीं दिखा, मैं दोनों बना लेता हूँ, फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए मैं लाइव क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे नहीं दिखा हो, ठीक है, मैं दोनों बना लूंगा। चलो देख लो, बाद में डिस्कस कर लेंगे। एम माइनस जे, एम इज द सिस्टर ऑफ जे, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता बनाने में। जे प्लस आर, जे प्लस आर मतलब मदर, जे आर की माँ है। उसके बाद हमसे क्या पूछा है? माइनस एन, माइनस एन मतलब सिस्टर। अब इसमें पूछा गया था आर इज द नीस ऑफ एम, सही बैठ रहा है क्या? सही बैठ रहा है ना? सही तो है, बी सही बैठ रहा है मेरा। ये बना के देखने की जरूरत है क्या? हाँ, अब क्या बोल रही थी बताओ। सर इस सी वाले में साफ दिख रहा है कि आर इज सिस्टर ऑफ एम, तो उसकी नीस तो होगी नहीं, इसलिए वो वैसे ही कट हो अच्छा जाएगा। हाँ ठीक है चलो। हाँ ये मुझे नहीं दिखा लिटरली, इसमें देखो ना सीधे दिख रहा है आर और एम का डायरेक्ट रिश्ता है और वो बहन है, और नीस पूछा है, तो ये भी चला जाएगा। मुझे नहीं पता अभी। अभी ना अब समझ आ गया ना, मान लिया सही था आंसर। कितने लोगों का तीनों सही था? 3 लिखना चैट में। सही था तेरा? दोनों सही थे ऊपर वाला? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे एप्टीट्यूड एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है? इफ इट इज गिवन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ध्यान से देखो, पहली बात तो इसमें बी का जेंडर बोल रखा है कि ब्रदर है, तो यहाँ पे इनटू है फादर, तो हो सकता है ब्रदर ब्रदर, सिस्टर नहीं हो सकता बी, ये समझ आया? चलो, और डी माइनस एम, तो इसको बना ही लेते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बी इंटू, तो बी फादर है किसका? डी का फादर है, तो बी का जेंडर पता है। फिर डी माइनस एम, माइनस एन मतलब सिस्टर, तो डी सिस्टर है किसकी? एम की, तो बी पापा है एम का। हो गया क्वेश्चन खत्म। खत्म, डी ऑप्शन, बहुत सिंपल सा सेट। और ये एलिट का सेट है, ध्यान रखना, आ सकता है एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसको तो करना ही है। नेक्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं। करो, मैंने बोला था एक टीम फॉर्मेशन एक अरेंजमेंट। तो ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये अगर सही, इसको सारे बच्चे अप्रोच करेंगे क्योंकि ये छोटा सा दिख रहा है, एंड इसमें 4 सवाल या 5 सवाल निकलेंगे कंफर्म है। तो मैंने 2 ही दिखा रखे हैं स्क्रीन पे क्योंकि मुझे जगह चाहिए था बनाने के लिए। स्टार्ट करते हैं। विद्या, उमेश, तनु, 3 ही लोग हैं, सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। नहीं, 3 और है, अरुण, बीना एंड चेतन, तो 3 लड़कियां हैं। जनरली नाम से जेंडर नहीं लेते हैं, बट अभी के लिए ब्लड रिलेशन का सवाल नहीं है, मैं ले लेता हूँ। और ये 3 अलग से हैं, but two of them are not facing center, they are facing in direction opposite to center। वाओ, बहुत अच्छा, पता ही नहीं था ये। क्यों लिखा है और क्वेश्चन को बड़ा कर दिया। ठीक है, विद्या इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चेतन। स्टार्ट करें। अब इसमें एक ही चीज मैं सिखाता हूँ बच्चों को, बाकी उनका कॉमन सेंस है। वो चीज क्या होती है कि उससे स्टार्ट करो जिसके बारे में ज्यादा चीजें पता हो। तो जैसे मुझे यहाँ पढ़ने से कुछ दिख रहा है, जैसे ज्यादा अरुण दिख रहा है मुझे 2 बार, और कुछ दिख रहा है, चेतन दिख रहा है, तो मैं चेतन से स्टार्ट कर दूं। और अरुण और चेतन का भी कुछ रिश्ता है, तो अरुण या चेतन से स्टार्ट कर दे। ठीक है, किससे स्टार्ट किया ज्यादातर लोगों ने? चेतन से किया होगा ऑब्वियसली, पहले लाइन से। तो मैं भी चेतन से करता हूँ। और इसमें एक और चीज जो मैं सिखाता हूँ, क्योंकि जनरली लॉजिकल रीजनिंग में अरेंजमेंट्स में मुझे ज्यादा सिखाने का कुछ रहता नहीं है। लेफ्ट राइट तुम कितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी दिखेगी। सिखाने का यही सब होता है, बाकी केसेस, हर सारे केसेस कंसिडर करने होते हैं। तो ध्यान से देखो, विद्या इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चेतन। तो 6 लोग हैं, तो मैं सबसे पहले 6 लोग को ऐसे बना लेता हूँ। और मुझे पता है, एक्सपीरियंस है कि एक और केस बनता ही है, वो भी मैं, मेरी आदत हो गई, मैं बना ही लेता हूँ। ठीक है, कैसे बन गए हैं लोग? जनरली आमने सामने बनाना चाहिए, समझ आया? यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मैं इधर का बंदा हटा देता हूँ। समझ आया कैसे बनाया? आमने सामने होना चाहिए। नेक्स्ट, विद्या इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चेतन, तो कहीं भी चेतन को बिठा दो सेकंड टू द लेफ्ट। अब एक चीज इसमें दिक्कत है कि इन तीनों में तो मुझे दे रखा था कुछ, अंदर बाहर नहीं लिखा था। यहाँ पे अरुण, बीना, अच्छा यहाँ भी एक लड़की है,
यहाँ भी एक लड़का है, ठीक है सॉरी। चेतन आर सिटिंग अराउंड द सेम टेबल बट टू ऑफ देम, तो टू ऑफ देम मतलब अरुण, बीना और चेतन में से दो लोग। तो इसको मैं मेंशन कर लेता हूँ कहीं भूल ना जाऊं। इनमें से दो लोग जो है आउटसाइड है और एक बंदा जो है वो इनसाइड है। और ये तीनों जो है ना, विद्या, उमेश और तनु, ये तीनों इनसाइड है। ये चीज क्लियर है? मतलब टोटल 4 लोग अंदर देख रहे हैं, 2 लोग बाहर देख रहे हैं। अब चेतन किन में से है? चेतन हो सकता है अंदर देखे, चेतन हो सकता है बाहर देखे। तो 2 केस तो मेरा यहीं पे शुरू हो गया। आया समझ सबको? ध्यान से सुनते रहना। सर्कुलर अरेंजमेंट में एक केस में संतुष्ट मत होना, ठीक है? आई डिड फ्रॉम तनु सिंस वी डू नॉट नो विच डायरेक्शन चेतन वाज सिटिंग। अच्छा ठीक है, चलो तो अब मैंने तो स्टार्ट कर दिया ऋषम, तो मैंने चेतन के दोनों केसेस ले लिए, कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अब पहले केस के हिसाब से विद्या किधर होगी? लेफ्ट, तो लेफ्ट किधर होगा? इधर। और इस केस के हिसाब से इधर। तो हमारा ये हो गया। अब ऑफलाइन पेपर वाले बच्चे तो एक और चीज कर सकते हैं, इस पे कट लगा लेंगे, भाई मैंने इसको यूज कर लिया, दोबारा नहीं। क्योंकि बार बार ना कंफ्यूजन होता है, होता होगा तुम लोग के साथ। ठीक है, उमेश इज, तुम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो स्क्रीन पे मत घस देना। उमेश इज सेकंड टू द राइट ऑफ अरुण, विद्या, चेतन। अब इसमें से मुझे कुछ भी नहीं पता, तो इसको मैं होल्ड पे रखूंगा। तो इसको मैं ब्रैकेट में, जो भी तुम्हारा इच्छा है, मैं लिख लेता हूँ कि भाई इसको मुझे बाद में यूज करना है। समझ आ रहा है सबको? बीना इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तनु, ये भी यूज नहीं हुआ है। ठीक है। चेतन इज सेकंड टू राइट, अच्छा तनु भी 2 बार थी। अब यहाँ से मुझे हिंट मिल जाएगा, चेतन सेकंड टू द राइट ऑफ तनु। अब तनु जो है तीनों इनसाइड वाले ग्रुप में है। अच्छा विमल भी इनसाइड वाले ग्रुप में है, तो मैं ये भी बना लेता हूँ साथ में, ताकि बार बार सोचना ना पड़े। समझ आ रहा है? तनु भी इनसाइड है, तो तनु इनसाइड है, और तनु, चेतन उसके सेकंड टू द राइट है। तो सेकंड टू द राइट मतलब ये केस एलिमिनेट हो गया। देखो, अगर मैं यहाँ पे तनु को बिठाता हूँ ना, तो सेकंड टू द राइट आता है, तो ये गलत हो गया। समझ आया क्या? समझ आया? अबे किसी के सेकंड टू द राइट में चेतन है, अगर मैं यहाँ पे तनु को रखता हूँ तो उसका लेफ्ट है ये, तो तनु इधर ही आएगी, और यहाँ ऑलरेडी एक बंदा बैठा हुआ है, तो ये केस मेरा गलत हो गया। तो मैं इसको मिटाऊंगा नहीं अभी, इसको काट देता हूँ। अब ये सही है, तो यहाँ पे तनु आ जाएगी जो कि अंदर देख रही है फर्स्ट सेकंड। अब समझ आए? अब तनु के ये यूज यूज कर लिया, तो मैं इसको काट लूंगा। तनु के रिलेटेड एक और था, बीना थर्ड टू द लेफ्ट, तो बीना थर्ड टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बीना यहाँ पे आ गई बी से, और बी का डायरेक्शन हमें नहीं पता किधर है। तनु का डायरेक्शन पता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट। अरुण एंड चेतन आर नॉट सिटिंग टुगेदर, अरुण चेतन सिटिंग टुगेदर नहीं है। ये अगर नहीं भी पता होता, अच्छा हेल्प मिलेगा इससे, मुझे लगा हेल्प मिलेगा। अरुण यहाँ नहीं आएगा, अरुण यहाँ आएगा। बहुत इजी सेट था ये एलेट के हिसाब से। ये जिप मैट वगैरह के लिए परफेक्ट सेट है। यहाँ पे कौन आ जाएगा? कौन बच गया? कौन बच गया? एबीसी हो गया क्यू। उमेश यहाँ पे आ गया। उमेश के बारे में था सेकंड टू द राइट ऑफ अरुण, सही बैठ रहा है? इससे नहीं, अभी के अरुण का डायरेक्शन हमें पता नहीं है ना, लेकिन यहाँ से पता चल जाएगा। अरुण अगर ऊपर देखेगा ना, उसका राइट है, नीचे देखेगा तो लेफ्ट है। हमें दे रखा है कि राइट में है, तो ये अंदर देखेगा। और सिंस ये अंदर देख रहा है, और उमेश भी अंदर देखेगा, क्योंकि उमेश तो इसी ग्रुप में है, तो एक और बंदा जो बाहर देख रहा है ना, वो बीना खुद है, बंदी है वो। समझ आ गया? एबीसी में से 2 बाहर है ना, तो एक एक तो चेतन बाहर था, एक ये बाहर। अरुण को अंदर क्यों रखना पड़ा? क्योंकि उसके राइट में उमेश को रखना है। बाहर दिखाऊंगा तो लेफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर लेफ्ट होता ना, तो ये हो जाता वो बाहर, और ये हो जाती अंदर। अच्छे से समझ आ गया सबको कैसे करते हैं? अब सिंस मेरा ये हो गया, मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। नॉट फेसिंग सेंटर, तो ए कौन था? चेतन और सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोजीशन ऑफ तनु विथ रिस्पेक्ट टू, इन रिस्पेक्ट टू बीना, ये इन रिस्पेक्ट, ये अच्छा इंग्लिश है क्या? ये सही है क्या? मुझे अच्छी चीज चाहिए लेट वाले। चलो, तनु बीना के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अच्छा दोनों तरफ थर्ड ही है, तो थर्ड ये रहा ना, डी ऑप्शन। एग्जैक्टली ऑपोजिट वाला बंदा ना दोनों तरफ से सेम होता है, ठीक है? दोनों तरफ से सेम मतलब, तुम रील्स वाले लोग मत समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं भी रील्स वाला हूँ वैसे। विद्या विद रिस्पेक्ट टू चेतन, बताओ। इसमें एक और सिली मिस्टेक बताओ ऐसे सवालों में। ये किसी किसी का ना यू और वी एक जैसा दिखता है, तो हो सकता है, मैं पहले मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा यू को कर्व दे देना। विद्या विद रिस्पेक्ट टू चेतन, चेतन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में तो सेकंड है क्या? सेकंड टू द लेफ्ट नहीं है, तो फोर्थ टू द राइट हो जाएगा, ठीक है? इस करेक्ट। अरुण बीना चेतन सिटिंग टुगेदर, अरुण बीना चेतन नहीं। विद्या उमेश तनु, विद्या उमेश तनु नहीं। टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन विद्या एंड तनु,
विद्या और तनु के बीच में एक बंदा है और उधर से 3 बंदे हैं। हु आर नॉट फेसिंग सेंटर आर सिटिंग टुगेदर। हाँ ठीक है, तो डी ऑप्शन। कैसे? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अरुण विथ रिस्पेक्ट टू उमेश? राइट, लेफ्ट में सेकंड, राइट में फोर्थ। क्या है? फर्स्ट सेकंड क्या? आ गया होगा समझ, तो बताओ इजी था ये था 2020 का एलिट का सवाल, जिस साल कट ऑफ कम था। ठीक है, ध्यान से देखो। और ये वाला सवाल मैंने क्यों ले लिया पता नहीं, मुझे डर लगता है पता है ये सब क्वेश्चन से होते तो चाबाए। कर लो इसको, ये पेपर से लिया है तो, पेपर से लिया है ना मैंने, ये क्वेश्चन पेपर से कट किया है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस is given a statement followed by two conclusions. You have to assume everything in the statement to be true. ये सिलॉग्स है क्या? वर्बल रीजनिंग है, करो। ये वाले सवाल मुझे एक्सपर्टीज नहीं है इसलिए हम आउट। ये इंग्लिश वाले सर का है। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ, ये इंग्लिश वाले सर का है। मुझे बहुत अजीब लगते हैं सवाल, पता है बैंक में पूछते हैं। यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज विल एलिमिनेट द एनर्जी क्राइसिस। ठीक है, तो क्या करूँ? मॉडर्न टेक्नोलॉजी is gradually replacing the conventional source. The excessive पता नहीं भाई मुझे ये सर, ये सवाल ना ये स्लैट में पूछते हैं, पहले बोलता हूँ ऐसे सवाल ना स्लैट में पूछते हैं, एससीटी में पूछते हैं, सिम्बायोसिस वाले बहुत पूछते हैं। ठीक है, और ये सवाल एमएससी ये सब पूछते हैं, पता नहीं क्यों पूछते हैं, वैसे गलत हो। मुझे क्या पता, मैं आंसर की में होगा देख लेना। मैंने ये गलती से ले लिया, मुझे लगा कि मेरे जोन का सवाल है। ये मुझे बहुत कंफ्यूज, तुम लोग पढ़ भी लोगे ना एग्जाम में फिर पहले बोल दे रहा हूँ, और ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, ऐसा होता है देखो तुमने। ये इसके लिए एमके पांडे में क्वेश्चन है बहुत सारे। ठीक है, बहुत बच्चों को रट गया है, और वो कर सकते हो अगर करना चाहो तो। बाकी मुझे नहीं समझ आता इसको कैसे कर, ये नॉर्मल क्रिटिकल रीजनिंग से अलग होता है। नॉर्मल में तो मैं सोच पाता हूँ क्या चल रहा है, ये अजीब सा लगता है मुझे। देखो अलग अलग आंसर आया ना, ओनली वन, बी और डी, डी, बी। ठीक है, सी। आंसर की है किसी के पास तो देख के बता दे, मैं उसको जस्टिफाई भले कर दूंगा। क्योंकि जनरली इन सब्जेक्ट के टीचर्स भी क्या करते हैं, जैसे मैं इसका वीडियो बनाता रिकॉर्डेड, तो मैं पढ़ के आता बोल अच्छा अच्छा, तो तुम्हें लगता हाँ सही कह रहा। मैं जिसको भी जस्टिफाई करूँ तुम मान लोगे, पता है इसमें ऐसे होता है। मैं पढ़ के आऊंगा तब ना। जनरली जनरली एनालिसिस से पहले ना टीचर्स पढ़ के आते हैं पूरा। मैंने ये नहीं पढ़ा है, मैं रिस्क नहीं लूंगा, ये मेरा है भी नहीं, मैं पढ़ाता नहीं हूँ ये। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, गलती से ले गया। ये मैं सर को बोलूंगा, सर करा दो। रूशम तुम्हें इसी में दिक्कत आती है? ये सबको दिक्कत आती है बताओ, ये बैंक पे वाले बच्चे पढ़ते हैं। ये इसमें होती है गलती। चलो, अभी मैं हटा रहा हूँ, मैं इस पे आ जाता हूँ। मैं छोटी छोटी चीजें करता हूँ बच्चों वाली। इलेक्ट का original- देखो मैं पहले बोल रहा हूँ एम के पांडे कर लेना, उससे बहुत क्वेश्चन ना सेम से मैच करते हैं, अगर ऐसे सवाल करने हैं पिछले वाले जैसे।
उसकी भी पीडीएफ में भेज दूंगा। आंसर तो बता देते। मैं देख लेता हूँ आंसर की। कोड्स याद है? बताना माने एम का कोड। क्यों? तो गलत बात है। स्पीड कर। अब से एम का 13 होता है, ठीक है। EJOTY याद रखो, ठीक है ना। ये याद रखो। तो 5, 10, 15, 20, 25 याद रखो, फिर सोच लो। तो ये JKL 15 और 13, ये 14, 13 और JK 11। अब इनमें रिलेशन है कुछ, दो बढ़ा है, दो घटा है, दो घटा, एक सेकेंड, दो बढ़ा है, दो घटा है और दो घटा है। ये कोई रिश्ता होता है क्या? देख लेते हैं ऑप्शन। अगर मैं P में दो बढ़ाता हूँ तो PQR होता है। दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन में R है, तो इस लॉजिक के हिसाब से सही बैठ रहा है। 15 में दो घटाना है तो K में दो घटाते हैं तो I आता है। दो ऑप्शन में I है, इसमें दो घटाते हैं, I में दो घटाते हैं तो G आता है। तो मैच हो रहा है, तो ये आंसर कितने लोगों का है? ए ऑप्शन। आसान सवाल है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये भी देख लो। 1 का 15 कर रखा है, 2 का 16 कर रखा है, 3 का 17 कर, छी 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 छी, ऐसे सवाल पूछते हैं। 14 14 का डिफरेंस। डब्ल्यू में 14 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये भी बहुत बच्चों को नहीं आता है। तो डब्ल्यू इज 23 प्लस 14 करोगे तो बनेगा 37। 37 का ओरिजिनल पोजीशन 26 घटा के 11 निकलेगा, क्योंकि एबीसीडी के बाद ना जेड आता है, फिर एबीसीडी रिपीट होता है। समझ आ गया? तो 11 पोजीशन के का होता है। एक ही ऑप्शन है, मेरे हिसाब से सही होगा। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। जेड में 14 जोड़ेंगे तो 26 में 14, मतलब अल्फाबेट ऑर्डर शुरू हो जाएगा वापस, तो एन ही आएगा। और वाई के, अच्छा एक्स वाई जेड में कॉन्जिक्यूटिव LMNN भी है, सही है। समझ आया? वेरीफाई भी कर लिया मैंने। बहुत आसान सवाल, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कितना आसान पूछा था इन्होंने। तो तुम्हारा अप्रोच क्या होना चाहिए, कोई भी एग्जाम में 50% नंबर पे ना जनरली कट ऑफ होता है। जनरली मैं बता रहा हूँ, तुम अगर देखोगे तो एलेट में 75 कट ऑफ हुआ करता था लास्ट ईयर छोड़ के। IPM एड पेपर में भी देखोगे तो 50 से 60% कट ऑफ होता है। तो तुम अगर इजी क्वेश्चन पे फोकस करोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ कर सकते हैं। अगर तुम टफ क्वेश्चन पे फोकस करोगे तो कोई भी एग्जाम टफ लगेगा। समझ आया? तो तुम्हारे सामने देखो, पहला सेट इजी था और एक दो उसमें अच्छे थे, 7 में से। पढ़ाने के बाद तो इजी लग रहा है ना वो 7 क्वेश्चन, 5 मान लो। अरेंजमेंट बहुत ज्यादा इजी था, तो सिलेक्शन वाले बच्चों का पांचों सही होना चाहिए। और अभी के 4-5 क्वेश्चन बहुत आसान थे एनालिटिकल वाले। तो तुम देखो 15 और आगे भी सवाल बचे हुए 15। समझ आ रहा है? इसलिए रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ इसमें नहीं, MSCT में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रैंक 2 भी आया था, रैंक 5 भी आया था। शरण कह रहा था एक सेशन लेना है तुम लोगों का, रखवा दूं? पर वो MSCT के लिए बताएगा, तो एलेट के बाद रखवा दूंगा। इस जल्दी से कर लो तीनों क्वेश्चन, 2 मिनट में तीनों कर लो, चलो। हाँ, ऑड वन आउट है, ये फ्री के नंबर होते हैं। समझ आ गया? तो सबके कोड देखो, 6 6 का डिफरेंस है, बहुत आसान सवाल है, सी ऑप्शन। ये भी उसी तरीके से जल्दी से कोड लिखो। तो कोड याद होने का फायदा है, 18 1 18 3 15 एंड 20। ठीक है, देख लो वो जो बेसिक। अब इसको, अब ये सवाल जो है ना बेसिक से करूंगा मैं, तो मैं तो एग्जाम में मैं खुद एनालिसिस करके आया नहीं हूँ कि मैं जल्दी से बता दूं। तो मैं इसको लिखना शुरू करूंगा। अल्ले से पीछे, अब इसने पीछे से बता दिया मुझे, किसी को दिखा था क्या? ये नहीं हुआ, ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है, इसका कोड देख लेते हैं, 14 9 1 20। इसमें कुछ कोड बन नहीं रहा, समझ आ रहा है? कोई कोई पैटर्न सा नहीं बन रहा, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब ये सवाल जो है ना, ये मिसलेनियस रीजनिंग के अंदर है। अब ये सवाल हो सकता है बहुत लोगों को ना दिखे, तो जो दिखे उस पर फोकस करो, नेगेटिव चीजों पे फोकस नहीं करो, जो होते हैं उसको करो। समझ आया? अब इसमें मुझे कुछ दिख नहीं रहा। अब ये किस्मत का सवाल हो गया। क्यों किस्मत का सवाल हो गया? अब किस 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 को दिखा था ये, बिना पहले याद, मतलब प्रायर मेमोरी के, कि पहले से देखा हुआ है? एनीवन जिसको दिख गया था? आयुषी को दिख गया, वेरी गुड। ये किस्मत होता है, ठीक है। ये तुम्हारे वो है, भगवान जी का कितना वो है। अब मुझे, अब इसमें क्या है कि कोई रीजनिंग लगानी। अब उठ पटांग इसमें ये कैरेट को वो कर रखा है, घुमा रखा है। ये कैबेज है, अब ये ब्रिंजल है। ये कोई सब्जी नहीं है। अब ये भाई कोई सब्जी नहीं है तो मैं क्या करूँ, ये कैसे, कौन करेगा ऐसे सवाल? कर्टन है। चलो ये भी दिख गया आयुषी को, मुझे नहीं दिखा। कर्टन सब्जी होती है क्या? कर्टन नहीं होती ना। वही है ना, मैंने क्या बोला, ऐसे सवाल पे दिल नहीं लगाते कि
हाँ हाँ, यही रीजनिंग है और क्या, बता क्या है। बाकी सबके अब देख, अब मैं बोला ना, ये सवाल तुम्हें ना किस पे फोकस करना है कि रीजनिंग में मान लो मुझे अभी अभी 30 आएंगे, ठीक है ना, 35 आएंगे, अभी पैटर्न पता ही नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग में 70 सवाल है वैसे तो, इसमें कुछ पता नहीं है अभी। तो तो ये अब ये डिवीजन नहीं पता, 35 35 है, 40 30 है लीगल का, ठीक है ना, बस लिख रखा है। तो ये मैं प्रेडिक्ट भी नहीं करूंगा ना, सैम्पल पेपर निकाला इन्होंने। तो जो भी है, लॉजिकल रीजनिंग में तुम्हें ना 70% क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ध्यान रखना। मतलब अगर 40 है तो 28 आना चाहिए, 50 है तो 35 आना चाहिए, जिसमें से ये बकवास सवालों में आता है। और वो जो मैंने भी दिखाया ना इंडिया बिक्स वाला, वो बकवास सवालों में आता है, जिसपे श्योरिटी नहीं होती, कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ा दो, उसमें पढ़ाएगा भी क्या बंदा। समझ आया सबको, जो फैक्ट है बता रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको इसने बोला 3 से मल्टीपल है, तो भी बहुत लंबा सवाल है, सबको ऐड करूंगा, नहीं। ये वही रीजनिंग है, कैरेट ब्रिंजल, ठीक है। अब वो किस्मत से 3 का मल्टीपल आ रहा हो, उससे भी आंसर यही आ रहा है क्या, पर ये लॉजिक नहीं है इसका, ये लॉजिक इसका कैरेट और कैबेज ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये बकवास सवालों में आ जाता है। 128 देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टेम्परेचर, ये ठीक है, इसमें कोई लॉजिक होगा, करें, करें क्या, देखो 20 का कर रखा है 2, रुक जा, तू मुंह मत खोला कर, मुझे करने देना, नहीं नहीं करता है। 5 का है 26, 13 का है 17, तो लॉजिक नहीं बैठ रहा है सीधा सीधा, ठीक है। तो रिवर्स पैटर्न हो सकता है या बीच से कट कर सकते हैं, समझ आ रहा है। एक्सप्लेन, रिवर्स पैटर्न क्या होता है, 20 का 26, 5 का 24, ये भी नहीं बैठ रहा। इसका मतलब कि ये डायरेक्ट या वाहियात वाली कोडिंग है, वाहियात कोडिंग समझते हो। एक बार चेक कर लेते हैं, टी का बी है क्या हर जगह, देखना जहां जहां टी है उसका बी है, तो ये वाहियात मिसलेनियस कोडिंग के अंदर आ गया। तो ये इसमें सोचने का तरीका होता है, देखो ध्यान से, ये डायरेक्ट नहीं दिखेगा। नॉर्मल तरीका क्या होता है, हम इसका इसके साथ रिलेशन ढूंढेंगे, वो नहीं दिखा तो इसका लास्ट के साथ सोचेंगे, वो भी नहीं दिखा तो कट करके सोचते हैं, और वो भी नहीं दिखा तो तुम्हें याद है 27 सम होना चाहिए, याद आ रहा है। जैसे टी का रिवर्स होता है 7 है जी, रिवर्स याद है। तो फिर सोचते हैं वाहियात कोडिंग है, और वो किस्मत किस्मत नहीं है, खैर सोचा जा सकता है, ये ऐसा वाहियात नहीं है, थोड़ा सा वाहियात है। तो टी का देखो बी है, और यहाँ भी टी का बी है, तो मतलब टी का बी है, तो आर का ढूंढ लो, आर का ढूंढो, आर का क्या होगा, आर का बी है ना। अच्छा आर यहाँ भी है, तो एक्स हो गया, एक्स सब में है, तो एक्स मुझे चेक ही नहीं करना चाहिए था, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड में ए है, तो ए का क्या है इसका, पीछे से फिफ्थ, बी, सेकंड पे बी होना चाहिए, और थर्ड में क्यू, एम का देखो क्या है, एम यहाँ पे थर्ड पे है, तो क्यू। तो ये सवाल है, मतलब डायरेक्ट लेटर का कोड दे रखा है, तो ये भी हल्का सा वाहियात कैटेगरी में आता है, बट ये क्लास में कराया हुआ है, ये मिसलेनियस टाइप्स में आता है, सबको समझ आ गया कैसे करना है। तो इसमें से ये वाहियात था, इसको मैं, हो सकता है मुझे भी ना दिखे, ठीक है, पहले बोल दे रहा हूँ, अब नहीं दिखेगा मतलब, रीजनिंग के अंदर क्या है ना, जो चैप्टर्स है ना, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, डायरेक्शंस, इन सवालों में ना 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना, अगर होना होगा हो जाएगा, नहीं होना है नहीं होगा, इसमें ज्यादा टाइम देके खराब नहीं करना है। भले इसमें तुम गोला लगा लो कि इसको वापस सोचना है मुझे, लेकिन खराब मत करो टाइम। ये वाला फिर से बताओ, दिव्यांश डायरेक्ट कोडिंग होती है, जैसे तेरा नाम दिव्यांश है ना, यही है ना। अब मैंने बोला कि डी को नहीं, मैं तो डी को एम लिखूंगा, और आई को सी लिखूंगा, ठीक है, बी को एल लिखूंगा, वाई को के लिखूंगा, बिना किसी लॉजिक के। अब मैं पूछूंगा कि दिव्या का कोड क्या है, तो दिव्या का कोड भी इस पहले के 4 लेटर सेम होंगे, और ए का जो भी दे रखा वो होगा। तो डायरेक्ट लेटर की कोडिंग होती है, कोई लॉजिक नहीं होता, प्लस माइनस कुछ नहीं, समझ आया। तो ये कैसे दिखता है, देखेगा कि भाई यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, अच्छा दोनों का सेम है, मतलब ये डायरेक्ट कोडिंग। आ गया होगा समझ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 4 सवाल देख रहे हो, करो, जल्दी करना थोड़ा, मुझे खत्म करनी है क्लास को, मुझे दिख गया है तो, नहीं नहीं दिख गलत, नहीं सही था। कोड याद कर लेना, मुझे याद है कोड, 15 आर का कोड, ठीक है, और याद कर, प्रैक्टिस से हो जाएगा यार।
हेलो बोलो। 8:30। जे यू। हेलो। चलो देखो, किसी को दिखा ये वाला सवाल? ठीक क्या? 10, 21, एन का होता है 14, ई का होता है 5। कोडिंग डिकोडिंग का एक और ट्रिक है कि हमेशा नीचे लिखा करो तो ताकि आसानी से दिखे, आजू बाजू में सामने से नहीं दिखता। ठीक है। 16, 17, 18, 19। लॉजिक ढूंढो, कुछ है क्या? कुछ लॉजिक दिखा। चलो देखो, कोई कोड दिखा। यहाँ पे +6, -4, +4, +14, कोई कोड नहीं है। फिर कैसे सोचते हैं आगे पीछे से? तो +9, -3, +3, +11, कोई कोड नहीं है। रुक जा, मुझे अभी मत बोल, मुझे सोचने दे। अच्छा, अगस्त का, अच्छा ये दो वाला है क्या? फिर तो ये वैसे व्यायाद वाला कैटेगरी आ गया। एक सेकंड देखना, यहाँ पे यू का जो है, यहाँ पे भी यू का वही है क्या? क्यू है, ठीक है। समझ आ गया, जब कुछ भी लॉजिक नहीं लगता ना तो फिर वो वाहियात कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ पे एन है क्या? अगस्त में कुछ कॉमन है जो इधर भी हो? सिर्फ यू कॉमन है। और दोनों यू का सेम है क्या? देखना, दोनों यू का क्यू है क्या? ठीक है, फिर तो ये वाहियात कैटेगरी हो गया। ढूंढ ढूंढ के कर लो। जी को ढूंढो, किधर है? जी थर्ड पे है, तो जी का एफ हो जाएगा। एफ पहले सब में एफ है। दूसरा भी क्यू है, मुझे लगता है चेक करने की जरूरत नहीं, पर कर लो। यू का क्यू है, था भी क्यू है ना, तो ये तो गया। तीसरे का मेरे हिसाब से टी होगा। पता है एग्जाम में मैं कैसे करता हूँ? देखता हूँ कि यहाँ पे ना दो दो सेम है, यहाँ पे दो सेम है, यहाँ भी, फिर यहाँ पे एस भी सेम है, और यहाँ टी है। समझ आ रहा है? फिर मैं ऐसे जो जब कुछ भी नहीं दिखता तब। अब नेक्स्ट कौन सा है? ई। ई कहाँ पे है? जून के लास्ट में, तो एस। एस आ गया, टी चला गया। दिख रहा है, दो कॉमन थे तो वही हुआ ना। अब लास्ट में एस का देखो, एस अगस्त में है सेकंड लास्ट, तो सेकंड लास्ट एम है। एम पहले आएगा, हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो सोचने का तरीका समझ के, सबसे पहले आपको नॉर्मल ही लगाना है। ऐसे नहीं एग्जाम में सोचने बैठना कि क्या पता डायरेक्ट वाला। नॉर्मल लगाओ, फिर आगे पीछे का लगाओ। कुछ ना लगे तो फिर वो वाहियात कैटेगरी में चले जाओ। और जनरली ऐसे सवाल जब होते हैं ना कि इसका ये है, इसका ये है, तो जनरली डायरेक्ट कोडिंग होती है। डायरेक्ट कोडिंग मतलब जो जे का लिख दिया वो है, कोई लॉजिक नहीं है। समझ आ गया दिव्यांश? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्लॉक का सवाल है। ये क्या था? क्लॉक इज सेट राइट एट 5 am, लूजेस 16 मिनट्स बिफोर द राइट टाइम। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। कोई ट्राई करना चाहेगा? बता दूं? बता देता हूँ, देखो। देखो, क्लॉक में दो टाइप के सवाल होते हैं। जिनको रिवाइज करना है तो क्लॉक्स की वीडियो में 1 घंटा खत्म करके उसके बाद चले जाना, वहां से गेन और लूज ही है। तो इसमें क्या होता है, क्लॉक इंडिकेट है, तो ये गलत टाइम है, सही टाइम? ये गलत टाइम है, मुझे सही टाइम निकालना है। इसमें थोड़ा सा अप्रोच में चेंज करना होता है, जो कि मैं ज्यादा डीप में नहीं समझाऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। रिकॉर्डिंग देख लेना। तो 24 घंटे में 16 मिनट लूज करता है, ये समझ आ गया? लेकिन ये 24 घंटे एक्चुअल टाइम के हिसाब से है, और यहाँ गलत टाइम के हिसाब से है। तो यहाँ पे याद आ रहा है कि यहाँ थोड़ा सा मुझे अप्रोक्स, यहाँ पे मुझे एक स्टेप चेंज करना होता था कि ये रॉन्ग फॉल्टी क्लॉक के हिसाब से मुझे टाइम लेना पड़ेगा। तो फॉल्टी क्लॉक में 24 घंटे में 24 घंटे में 16 मिनट कम हो जाएगा ना, सॉरी। तो 16 मिनट, एक सेकंड रुक जाओ। 16 मिनट
लूज करता है, तो एक्चुअली में 23:44 हुआ होगा। ये समझ आ गया? ये एक क्रूशियल सा स्टेप है, जिन्होंने क्लॉक्स नहीं देखा है तो देख लेना, मैं प्लेलिस्ट में सब कुछ है जो मैंने डाला था सुबह शायद। ये स्टेप किस किस को समझ आया? मैंने यहाँ पे 24 की जगह ये क्यों किया है? क्योंकि फॉल्टी क्लॉक का टाइम है, तो हम फॉल्टी टाइम के हिसाब से यूनिटरी मेथड लगाएंगे। किस किस को समझ आ गया? एक बार CLR लिख दो। तुझे आया? आया? नहीं आया तो मैं पहले बोल दिया हूँ कि देख लो वीडियो, समझ आ जाएगा। ये गलत टाइम, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता ना मान्या, यहाँ पे लिखा होता कि व्हाट टाइम डज द क्लॉक शो व्हेन इट इज 10 PM, तो मैं 24 में 16 और कितने घंटे हो गए? थर्ड डे पे 10 PM कितने घंटे होते हैं? 5 AM से 10 PM, मतलब 5 AM से 5 PM 12 घंटे हो गए, और 5 PM से 10 PM 17 घंटे हो गए। और फिर फर्स्ट डे तो यही है, सेकेंड डे, सॉरी रुक जाओ, हाँ चुप हो जा, बीच में बोलना जरूरी होता है क्या? मेरा फोकस टूट जाता है। 5 बजा है, ये थर्ड डे लेंगे या ये थर्ड डे लेंगे, ए या बी बताओ? यहाँ से शुरू हुआ है, फर्स्ट डे इसको लेंगे या इसी को लेंगे, ए या बी? ये कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है, तो इसका भी मैं उपाय बताऊंगा। पहले सब लोग बताओ, ए या बी, थर्ड डे कौन सा लेंगे? प्लीज सब लोग टाइप करो, यहाँ से दिन शुरू हुआ है और थर्ड डे का 10 PM, तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, या फिर सेकेंड डे, थर्ड डे, ए या बी? तुम क्या लोगे मान्या? कभी तुमने कभी तुमने ट्रेन का रनिंग स्टेटस देखा है? जो लंबी ट्रेन होती है, जैसे कश्मीर से तमिलनाडु जा रही है, तो उसमें सेकेंड डे किसको लिखते हैं, कभी देखा है? नहीं देखा है? सबका आंसर बी है, मेरे हिसाब से ए होगा, देख लेते हैं। कल को तुम फर्स्ट डे, अच्छा आज तुम्हारी जर्नी शुरू हुई है, तुम कल को फर्स्ट डे बोलोगे क्या? तो अपने हिसाब से सोच के देखो, तुम ट्रेन से जा रहे हो, तुम परसों पहुंचोगे तो सेकेंड डे बोलोगे, थर्ड डे बोलोगे? सोच के देखो, लॉजिक समझ आया कैसे सोचना है? और दूसरा तरीका है कि तुमने बी लिया है तो एग्जैक्टली कट नहीं होगा, गंदा सा आंसर आएगा, और ए लोगे तो एग्जैक्टली कट होगा, अगर सही है तो। स्टार्ट करें? अपने हिसाब से रख के देखो, अगर तुम आज ट्रेन में हो तो ये तुम्हारा सेकेंड डे होगा ना, और ये थर्ड डे होगा, तो ए को मैं सही मानते हुए कर रहा हूँ, तो टोटल घंटे कितने हो गए? 24 24 48 और यहाँ 17, तो 65 आवर्स हो गए। ये समझ आया सबको? समझ आया क्या? 24 24 एंड आज का 5 बजे सुबह से 10 बजे रात का 65 आवर्स हो गया। अब ध्यान से देखो, 65 आवर्स ये है गलत घड़ी के हिसाब से, तो गलत घड़ी में इतने में इतना, तो इतने में कितना, ये हमारा सवाल होता है। अब इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करो, 23:44/60, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन होता है, लेकिन वो कट जाता है इससे, 4 से कट गया 15, 15 इंटू 23 कितना होता है? 345। ये देखना 13 का मल्टीपल है क्या? 13 पूछा, नहीं आ रहा, मैंने कैलकुलेशन सही किया, 345 प्लस 11, अगर मैं इसको मानता हूँ तो 24 आवर्स और ऐड हो जाएंगे, तो 89 आवर्स आएगा, है ना? 89 आएगा ना? 89 का मल्टीपल है क्या ये? है। ये समझा? मैंने बोला था कि मुझे अभी ये लग रहा है, लेकिन ये एग्जैक्टली कट होना चाहिए, तो अब मैं बी को ले लूंगा। ये समझ आया एग्जाम में कंफ्यूजन कैसे दूर करना है? मैंने बोला था हमेशा ये वैल्यू कट होगी, तो इसकी वैल्यू आ रही 356/15। ध्यान से देखते रहना, मैंने क्या समझाया। 356/15 में 356/15 में होता है 16 मिनट, तो 89 में कितना होगा? तो 89 से कटेगा, 65 से नहीं कट रहा था, इसलिए मैंने ये लिया, लॉजिक से मुझे भी ए लग रहा था, बट बी ही होगा। सबको समझ आया कैसे सोच लिया मैंने? तो मुझे पता है कि आंसर देखो बहुत प्यारा सा है, तो ये गंदी सी वैल्यू नहीं आएगी, 65 कैंसिल नहीं होगा, तो मैंने अपने आंसर को अपने आप चेंज कर लिया, यहाँ पे 89 करूंगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 16/356 इंटू 15/89, यूनिट मेथड लगाना आता है ना? ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये भी नीचे जाएगा, ये 4, सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा सॉरी, तो ये कट होगा 4 टाइम्स तो 60 मिनट। 60 मिनट मतलब बिल्कुल 1 घंटा का हो गया। 1 घंटा क्या होगा? स्लो होगा, तो करेक्ट टाइम कितना हो जाएगा? 11 PM। समझ आ गया सबको कैसे किया? मान्य कोई दिक्कत? वापस बताऊं को लास्ट क्या है? ये कहाँ से है ये बताऊं? ये मैंने क्यों चेंज किया? ये कहाँ से लाया? ये बताऊं?
89 जो आया वो समझ आया क्यों लिया मैंने? क्योंकि मुझे पता था कि ये जो भी नंबर आता है ना वो कैंसिल होगा, क्योंकि प्यारा सा आंसर आना है। तो 65 से कैंसिल नहीं हो रहा था, 89 से डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है 4 टाइम्स, तो मैंने फिर इसको ही सही मान लिया। बाय बाय लॉजिक मुझे यही लग रहा था, मैं इसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे ये लग रहा, ठीक है, बट आंसर नहीं आ रहा था उससे। अब ध्यान से देखो आदित्य, उसके बाद जो है ना, इसको मैंने यूनिट मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट किया था, तो ये बन गया 356/15 मिनट्स में 16 मिनट स्लो होता है। तो 89 में कितना स्लो होगा? यूनिटरी मेथड पढ़ा है, एक में होता है 16 बटा ये, और फिर 89 में कितना होगा, इंटू 89 हो जाएगा, फिर 4 टाइम्स कट गया, 4 से 4 टाइम्स कट गया, 15 इंटू 4 60 मिनट, 1 घंटा स्लो था। तो असली टाइम 11 बजे। अब समझ आ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ये भी वैसा सवाल है, देखो ये सवाल लगभग 90% जनता करेगी, ये सवाल लगभग 90% जनता नहीं करेगी। तो ये ऐसे क्वेश्चंस को हमें टारगेट करना है जो डिफरेंस क्रिएट कर, डिफरेंस नहीं, डिफरेंस डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जैसे पिछले सवाल, पिछले पेज पे टुच्चे सवाल थे ना, तुम्हें क्या लगता है सब लोग बच्चे नहीं कर पाएंगे सिवाय इसके? सब करेंगे। तो हमें डिफरेंस क्रिएट करना है ऐसे सवालों में, और ये कोई टफ सवाल नहीं है, तो एक बार वीडियो देख लेना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है। सब कुछ क्लियर है? जिनको बिल्कुल समझ नहीं आया ना वो रिकॉर्डिंग देखो। क्लॉक्स 60 मिनट, ये क्लॉक स्लो हो रही है फास्ट हो रही है? स्लो हो रही है, तो स्लो होके 10 बज रहा है, असली में 11 बजेगा, 1 घंटा जोड़ेंगे। वैसे भी 9 ऑप्शन में नहीं है, उतना डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आसान है ना? ये भी पता है, ये भी क्वेश्चन ना इनका ओरिजिनल नहीं है, कॉपी पेस्टेड है, कॉपी पेस्टेड है ये। मुझे ये देखो, इसको याद है ना आंसर, ये हो गया। ये क्वेश्चन करो, करो। क्लॉक पक्का देख लेना, कैलेंडर पक्का देख लेना, और समझ नहीं आया तो मैं डाउट ले लूंगा, मेरे हिसाब से आ जाएगा समझ, क्योंकि मैंने बहुत स्लो पढ़ा है उसमें। 2.5 घंटे में क्लॉक कौन पढ़ाता है, जिसमें 1.5 घंटा लूज और गेन है। ये भी तुम्हें नहीं आता होगा, पता है, देख लो। देखो ध्यान से, क्लॉक रिवाइज कर लेना, ठीक है मान्या? क्योंकि देखो 2 सवाल आ चुके हैं, तो आ सकते हैं। एक सेकेंड, सैंपल पे मैंने टीएसडी डाल दिया, प्रॉफिट लॉस डाल दिया, सब डाल के केसलेट पूछने लगे हम लोग, ठीक है, तो ध्यान रखना। अ, ध्यान से देखो, आवर हैंड जो होती है ना धीरे धीरे चलती है, और मिनट हैंड बहुत फास्ट चलती है, बहुत जोर से। तो ये हर बार ओवरलैप करेगी, समझ आ रहा है? हर घंटे में ओवरलैप करती है, सबको पता है ना। 24 घंटे में 22 टाइम्स ओवरलैप होता है, याद आ रहा है? 12 घंटे में 11 बार होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन होता है कुछ ऐसा। रिवाइज कर लेना, नहीं याद आ रहा है तो जैसे कि 1 और 2 के बीच में मिली, और 2 और 3 के बीच में मिलेगी, समझ आ रहा है? तो उनका इंटरवल जो होता है ना, मतलब इंटरवल, ये शायद वीडियो में है नहीं, इसलिए मैं अभी अलग से बता रहा हूँ। इंटरवल्स ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब ओवरलैप कितने देर देर पे हो रहा है, तो लॉजिक से 1 घंटा से थोड़ा ज्यादा होगा, सोचो, क्योंकि 1 और 2 के बीच में जहां पे मिले हैं उससे थोड़ा और टाइम लगेगा आगे, क्योंकि आवर हैंड भी मूव करती है ना थोड़ा सा। तो इसका होता है कि भाई 360 डिग्री कवर करना है डिस्टेंस वापस मिलने के लिए। याद है चोर पुलिस का सवाल, जिसमें चोर पुलिस को पकड़ती है, तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड करते हैं, याद आ रहा है? तो यहाँ पे भी जो है ना, मान लो कि मिनट हैंड चोर पुलिस है और आवर हैंड चोर है, तो एक बार वो मिल गए, वापस वो मिलेगा तो 360 डिग्री कवर करेगा। और नीचे रिलेटिव स्पीड क्या होती है, 6 माइनस हाफ, अब मिनट हैंड की स्पीड आवर हैंड की स्पीड, और सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं इसलिए माइनस। तो ये 720/11 होता है। ये क्या होता है, मिलने का, ओवरलैप करने का टाइम, दो दो ओवरलैप्स के बीच का टाइम। तो इसको सॉल्व करके क्या आता है, 65/5/11, ये याद रखना, ये तुम्हें रटना है। बेसिकली ये रट लो, उससे ही आ जाता है। व्हाट इज दिस? दिस इज द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ओवरलैप्स विच इज अ लिटिल मोर देन 60 मिनट्स, क्योंकि आवर हैंड भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है। ये कितने लोगों को याद था? शायद ये याद नहीं होगा कि मैंने ये बताया, मुझे याद नहीं है। ये याद कर लेना, ये किस चीज का इंटरवल है, लिख लेना, ठीक है। अब नॉर्मली इतने में ओवरलैप करती है, यहाँ पे 65 में ओवरलैप करे, मतलब घड़ी क्या है, फास्ट या स्लो? फास्ट, क्योंकि जल्दी ओवरलैप कर रही है। 2 ऑप्शन तो गए, समझ आ गया क्या? अब ध्यान से देखो, 65 5/11 मिनट्स,
मतलब 5/11 का गेन है, समझ रहे हो, मतलब इतने पे होना चाहिए पर 65 पे हो जा रहा है, मतलब गेन है 5/11 का डिफरेंस। ठीक है, तो इतने में इतना गेन होता है। अब इसको थोड़ा सा 720/11 में गेन होता है 5/11 का। तो हमें पूछा है पूरे दिन में कितने का होगा, तो 24 घंटे में कितने का होगा, ये समझ आ गया? ये समझ आ गया क्या? मैं एक बार कुछ कर रहा हूँ, रुक जा। ठीक है, आवाज नहीं आ रही, मैं क्योंकि चुप होके सॉल्व कर रहा था। यहाँ पे ये तो सबको समझ आ गया ना, ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत क्यों समझ आ गया? ये समझ आ गया ना, क्योंकि लूज नहीं होगा, क्योंकि ये पहली बात तो ये सब तुम्हें करना नहीं है। तुम्हें एग्जाम में कैसे शुरू करना है कि भाई ये तो 65 में ओवरलैप हो रहा है, कायदे से इतने में होने चाहिए, मतलब ये घड़ी जो है फास्ट है, तो दो तो ऐसे चलेगा। सबसे पहले तो तुम्हें ये सोचना है, ये समझ आ गया? फिर मैंने एक स्टेप गलत कर दिया था, 65 मिनट्स में, ठीक है, 65 मिनट्स जो हो रहा है ना, उसमें गेन हो रहा है इतने का। तो ध्यान से देखना, ये मिनट्स में है। फिर 1 मिनट में कितने का गेन होगा? 5/11 इंटू, ये पूरा यूनिटरी मेथड का सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसको मैं पहले बोल दे रहा हूँ, डाउट है तो दोबारा पूछ लेना, इसको बहुत बच्चे नहीं करेंगे, इसलिए मैं ध्यान से करा रहा हूँ। ये 13 कट गया तो 1/143 आ गया। ये कितने देर में है? 1 मिनट में है। हमसे दिन भर में पूछा है, तो दिन भर में कितना मिनट होता है? 24 × 60 मिनट्स, या आवर्स इंटू मिनट्स। तो आंसर क्या होगा हमारा? 24 × 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। तो 1440 को मुझे 143 से डिवाइड करना है। देखो नीचे 143 दिख रहा है। अब 143 इंटू 10 करोगे तो क्या आएगा? 1430। तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही है, उससे बड़ा है ना, तो ज्यादा कुछ ज्यादा टफ नहीं है। ये टफ किनको लगेगा? जिन्होंने क्लॉक्स पढ़ा ही नहीं है। क्लॉक्स पढ़ोगे तो हमें यहीं से स्टार्ट करना है कि 65 में इतने का गेन हो रहा है, ठीक है, तो एक में कितने का होगा और एक दिन में कितने का होगा, बस आंसर आ जाएगा। समझ आ गया सबको? समझ आ गया? इस क्वेश्चन का एक सस्ता सा ट्रिक बताओ, जो तुम अगर याद रखोगे तो फायदा होगा। गेन लूज तो फटाक से पता चल जाएगा कि भाई इतना फिक्स है, उससे ज्यादा है तो लूज है, उससे कम है तो गेन है। अब ये जो गंदा सा नंबर है ना, इसको प्रोडक्ट करके ना ऊपर 2400 बनना चाहिए, क्योंकि एक दिन में पूछता है, एक दिन में मिनट होते हैं 1440, समझ आ रहा है? 24 × 60, तो देखो ये मल्टीप्लाई करके 1440 बन रहा है, देखो ये बन रहा है, तो यही आंसर है। तो ये तुम एक याद कर सकते हो कैलकुलेशन सेव करने के लिए। ये चीज मैंने पहली बार ही डिराइव किया आज लाइफ में, तो मैंने तुम्हें बता दिया। आज एक क्वेश्चन तेरा डाउट लिया था, उसमें भी था और यहाँ भी था, तो मैंने एक थ्योरम या ट्रिक बना दिया। ऐसे क्वेश्चंस में आंसर जो होगा ना, उनका ऐसे सम 1440 आना चाहिए, क्योंकि एक दिन में होता है इतने मिनट, और वो 143 से डिवाइडेड है। ये भाग में जाए, ये कैसे है हमें मतलब, समझ आ गया? ये याद कर लेना, ये दिन है इसलिए। और जनरली ये दिन दिन का ही पूछता है। इन एन आवर होगा ना, इन एन आवर में क्या आंसर होता? ऊपर 60 रहता। समझ आया? 1 घंटे में तो ऊपर 60 रहता ना, आ गया होगा समझ। 2 घंटे में अब मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। ट्रिक, आयुषी ट्रिक ये है कि हमने क्या किया था, 65 मिनट में इतना, 1 मिनट में कुछ, और फिर 24 घंटे में कितना। तो 24 घंटे में मिनट्स कितने होते हैं? 1440, तो न्यूमरेटर में ना 1440 होना चाहिए, तो यही पे आ रहा है। समझ आया? आयुषी समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते रहो बहुत। हाँ बोलो, बोलो, कुछ बोल रही थी। हाँ मैं एक और चीज बताता हूँ, बहुत जो बच्चे क्लास छोड़ते हैं ना, गेन और लूज कैसे पता चलेगा, ठीक है, डाउट पूछो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे जब क्लास लीव करते हैं ना, मैं लास्ट ईयर के टॉपर्स का पहले भी बोल चुका हूँ, अगर कोई इसमें से क्लास में रहता होगा तो नुपुर कभी भी क्लास नहीं छोड़ती थी, भले उसको सब आता था। आदर्श कभी भी क्लास नहीं छोड़ता था, क्योंकि मैं किस मोमेंट पे कौन सा ट्रिक बता दूं और कौन सा ट्रिक एग्जाम में काम आ जाए, तो लास्ट तक देखा करो। ठीक है? आयुष, ये जो दो ओवरलैप के बीच का टाइम होता है ना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आ सकता है तेरे एग्जाम में भी आदित्य, ठीक है? तो दो, जैसे 1 और 2 के बीच में ना क्लॉक ओवरलैप करेगी हैंड्स, फिर 2 से 3 के बीच में वापस करती है ना, तो इन दोनों के टाइम ड्यूरेशन में ना फिक्स होता है।
मतलब 3 और 4 के बाद भी इतने का गैप होगा, 4 और 5 में भी इतने का गैप होगा, ऐसे करके गैप्स होते हैं। समझ आ गया? तो ध्यान से समझना। तो ये बेसिकली 720/11 होता है। तो जनरली इतने का गैप होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ओवरटेक करता है 65 मिनट पे ओवरटेक कर दे रहा है, जबकि इतने पे करना चाहिए। मतलब फास्ट है ना? आयु समझ आया? कितना फास्ट है? 5/11 फास्ट है। कितने देर में इतना फास्ट है? 65 मिनट में। तो एक दिन में कितना फास्ट होगा? ये यूनिटरी मेथड का सवाल है। समझ आ गया आयुष? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो कैलेंडर, 40 सवाल है, अब 70 है लॉजिकल। कुछ पता नहीं है ना, इतने गधे लोग सैम पेपर नहीं निकाल, हम तो 35-35 डाल देते हैं, कोई 40-30 डाल देता है एक्सपेरिमेंट के लिए। इफ अ डे बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूसडे, बोल तो रहा हूँ ये। कॉपी कर रहे हो? अब ये 2020 का पेपर है, हो सकता है बाद में तरह वो कॉपी में आए। बाकी इन क्वेश्चन बनाने में टाइम थोड़ी लगता है। बताओ, इफ अ डे बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूसडे, देन द डे ऑफ द वीक विल बी ऑन अ डे आफ्टर टुमारो। बताओ। ठीक है, करो इसको आंसर दो। लास्ट के पेज के दोनों क्वेश्चन अच्छे बच्चे करेंगे, ये क्वेश्चन सारे बच्चे करेंगे। देखो ये भी भाई, कभी कभी ना सवाल इतना सिंपल होता है ना कि लगता ही नहीं। लेकिन इसमें भी रिस्क मत लिया करो, एक काम करो, ये यस्टरडे बना लो, और डे बिफोर यस्टरडे ये ट्यूसडे लिख लो। मतलब यस्टरडे वेडनेसडे था, देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी डे आफ्टर टुमारो। आफ्टर टुमारो मतलब इसके बाद, तो फ्राइडे आफ्टर टुमारो यही होगा। एक सेकेंड, सही तो है? आज का आज ये दिन है, आज ये दिन है। डे बिफोर यस्टरडे ट्यूसडे था, तो आज थर्सडे है, सॉरी तो सैटरडे, हाँ सैटरडे सैटरडे। तो लिख के कर लो, ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। देखो इसमें भी आंसर गलत आए हैं क्या? नहीं, सही है। चलो ठीक है, आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल देख लो। कैलेंडर्स 15 अगस्त का दे रखा है, ट्यूसडे था, पूछा है 17 सितंबर का। तो इसको बहुत सारे बच्चे ना मैनुअली जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैनुअली मतलब समझे? 15 अगस्त से लेके, इसमें सिली मिस्टेक होता है एक दिन का, मैं पहले बता दे रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मुझे रिस्की लगता है, मैं उसका दिन ही निकाल लेता हूँ। याद है? 2000, फिर 16 तोड़ो, फिर 15 अगस्त तक कर लो। मुझे ये ज्यादा सेफ लगता है। बाकी इसको एक बार करके देखते हैं, 15 अगस्त से 17 सितंबर कितना दिन होता है। अगस्त में बच गए 15 दिन, ठीक है। फिर सितंबर के होते हैं, रुक जा रुक जा रुक जा, ठीक है, और सितंबर में 17 दिन, तो टोटल 32 डेज हो गए। 32 डेज मतलब 4 दिन का गैप होगा, ठीक है। तो ये ट्यूसडे है, तो 4 दिन जोड़ के बहुत सारे बच्चे इसको सैटरडे कर देंगे। लेकिन ध्यान से सोचना, इसमें सैटरडे संडे में कंफ्यूजन होता है। तो तुम लोग अब आंसर बताओ, मैंने तरीका बता दिया है। अब मुझे बताओ, कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। सैटरडे संडे दो ऑप्शन है तुम्हारे। मान्य, मैंने लिख भी दिया है, 32 दिन है। आज 15 अगस्त है, तो 16 दिन में महीना कंप्लीट होगा। 31 डेज होते हैं। अच्छा, 31 डेज होते हैं, तो मैं यहाँ 16 कर देता हूँ। 16, तो यहाँ 33 हो जाएगा 5। तो अब संडे आ रहा है। 3 लोगों का आंसर सैटरडे था। संडे आंसर हो, फ्राइडे हो, सॉरी सैटरडे, संडे सैटरडे। तुम तीनों आंसर चेंज कर सकते हो, जिनका सैटरडे है, अगर मन किया तो। देखो इतना आसान सवाल है नहीं है कि गलती हो जाती है एग्जाम में, और ये गलती होती है तो अफसोस भी होता है, ठीक है। कितने लोगों को ये मेथड याद है जो फटाक से मैं तोड़ता था? याद है क्या ये? इसको मैं जल्दी से, मैं इस मेथड से वेरीफाई करता हूँ। देख लो ध्यान से, ध्यान से देखो। 2017 को जल्दी से कैसे तोड़ते हैं? 2000 में जीरो होता है, याद है? 5310 उसके बाद 2017 है, तो कंप्लीट ईयर्स है 16, जिसमें से 4 यानी लीप है, कितने? 5 होंगे, 4 होंगे, 4 8 4 होंगे। तो 20 डेज ही आ गए। 20 डेज को 7 से डिवाइड कर लो, तो 6 बच गया। अब हमें जाना है जैन, ये लीप ईयर नहीं है। फेब में 0, मार्च याद आ रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त में 15 है, उसको 1 लिखूंगा क्योंकि 7 से डिवाइड कर। अब कर लो 6 3 9 3 12 2 14, मतलब 0,
3 2 5 3 8 1 9 मतलब 2, तो एक्चुअली में ट्यूसडे था, तो इसका एक्चुअल निकाल के आंसर है। ठीक है, अब इसमें दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो सेम ही चलेगा। अब अगस्त का 3 लिखेंगे और सितंबर का 17 को भी 3 लिखेंगे, 7 से डिवाइड करके 3 आएगा, तो कोई दोबारा मेहनत लगेगी। अब देख लो एक्स्ट्रा दिन कितने आए, यहाँ पे हमारा पहले 1 था और यहाँ पे हमारा अब 3 है, तो एक्स्ट्रा दिन 4 ही तो आएंगे, सोचो। समझ आया क्या? पहले यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पहले 1 था ना, तो यहाँ अच्छा एक्स्ट्रा 5 दिन आ गए, ऐसे भी सोच सकते हो। ये समझ आया? किस किस को समझ आया कि पूरा यहाँ तक सेम चलेगा? लास्ट में यहाँ पे 15 अगस्त था तो 1 आया था, और इसमें अगर मैं 17 सितंबर लेता हूँ तो इधर 3 आएगा और इधर 2 एक्स्ट्रा आएगा। क्यों? क्योंकि अगस्त में 3 होते हैं ना। आगे समझ, तो यहाँ 1 है, यहाँ 5 दिन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से भी कंफर्मेशन के साथ सोच सकते हो कि हमें 5 जोड़ना है तो संडे आंसर है। आगे समझ? किस किस को आगे समझ? दोनों मेथड क्लियर होंगे। चलो नेक्स्ट, इसमें कितने बचे हैं, मैं भी बोर हो गया। हाँ ठीक है, 2 ही सवाल हैं, इसको कर लो, मेरा कुरियर आया, मैं आता हूँ। टिया वॉक 3 meters एंड रेनू वॉक 4 meters। तो कह रहा सर देख तैयारी करके आते हैं, देख लंबी लाइन में टिया वॉक, अब देखो ध्यान से, हल्का सा भी फोकस खराब हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बहुत रिग्रेट होगा, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन सही करने लायक होते हैं। टिया वॉक 4 meters नॉर्थ, तो टिया 4 मीटर नॉर्थ जाएगी, और मैंने गलती पहले लाइन में कर दी है। देखा क्या गलती करी? टिया में 3 था ना और यहाँ 4 था। ठीक है, नहीं मेरा दिमाग में क्या है, वापस करता हूँ। रोहित बोल रहा ना चुप रहना, तुझे समझ नहीं आता क्या? चलो, कंफ्यूजन हो रहा है। टिया 4 meters एंड रेनू वॉक 5 meters साउथ। जब कंफ्यूजन हो जाता है, व्हाट ऑफ फिक्स, यहाँ से घट जाएगी। टिया वॉक, रेनू वॉक 5 meters साउथ ऑफ टिया। समझ? साउथ ऑफ, वो तो ठीक है, पर कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। साउथ ऑफ टिया, अब मैं अगर ऐसे सोचूं कि टिया यहाँ पहुंच गई, इसका 5 मीटर साउथ यही हो जाएगा, फिर इससे मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। एक बार मैं देख लेता हूँ इससे सही आंसर आ रहा है क्या। इनके बीच का डिस्टेंस पूछा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस पूछा है, तो मुझे ट्राइंगल बनाना पड़ेगा जिसका ये लेंथ निकालना है मुझे, ये लेंथ निकालना है। तो ये टोटल है 4 + 5, ये 9 है, ये है 4 + 3 7, तो √9² + 7² कितना होता है? √130। तो ये 12 स्क्वायर से छोटा है, 11 स्क्वायर से बड़ा है, 11.4 आंसर हो सकता है। कितने लोगों का यही आंसर है? ये इतना आसान नहीं था जितना सोच रहा था। अगर कोई बच्चा सिली मिस्टेक करता है, मान लो कि कोई यहीं पे लेता है, क्या सोच के यहाँ पे लेगा? ठीक है, क्या सोच के यहाँ पे लेगा? सोचेगा यार ये लिखा है कि 5 meters साउथ ऑफ टिया, पर टिया तो यहाँ पहुंच गई, क्या पता यहीं पे हो। तो अगर मैं ये लेता हूँ तो देखता हूँ कुछ आंसर आता भी है, देखते हैं। तो ये 1 और +4, तो ये 5 हो जाएगा एंड ये 7 हो जाएगा, तो √25 + 49 कितना होता है? √70। तो ये 8 पॉइंट समथिंग आता है, जो ऑप्शन में नहीं, तो मैं कंफर्म हो जाऊंगी कि ये आंसर है। समझ आ गया? समझ आ गया? तो हल्का सा भी डाउट होता है तो तुरंत में कंफर्म हो सकता है। क्लियर है सबको? ये 9 मीटर एंड 10 मीटर क्या लिखा है? ठीक है, इनमें से कोई ले लो ऐसा। अच्छा नीचे वाले, तो 9 तो गलत है इसका फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तान्या ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर स्ट्रेट टुवर्ड्स साउथ। स्ट्रेट चली है मतलब वो ऐसे से नहीं चली है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये लाइन। नहीं लिखता तो भी मैं सोच नहीं पाता। ठीक है, तो तान्या जो है 4 मीटर आ गई नीचे। ही टर्न, तान्या लड़का है, अच्छा तनाया तनय है, ठीक है ठीक है। तान्या तनय लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न किधर की तरफ होता है? ऊपर जाते हैं तो लेफ्ट इधर होता है, तो ऐसे सोच लिया, समझ आया? इधर उल्टा होगा, तो लेफ्ट गया और 6 किलोमीटर कैसे गया है? स्ट्रेट, ठीक है। देन टर्न राइट, तो राइट टर्न लेगा, तो अब नीचे जाएगा और 4 किलोमीटर जाएगा कैसे? स्ट्रेट। कह रहा है कि स्टार्ट, ये कैसे सेम सेम सवाल डाले थे? ये ओरिजिनल पेपर है भाई, सही बता रहा हूँ, मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है।
तैयारी में क्या क्या करा देते हैं, देते हैं 15, 6, 4 + 4 8, तो 8 और 6 का पाइथागोरस थ्योरम होता है, डायरेक्ट 10 आता है। पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 8² + 6² = 10²। इतना आसान सवाल था, ये भी गलत था तो फिर मैंने पढ़ा नहीं है डायरेक्शन। ठीक है, हो गया ये पूरा रीजनिंग। अपन नहीं, 5 और होते हैं शायद। हाँ वो 5 ना, वो 5 क्रिटिकल के थे तो मैंने लिया नहीं, टेंशन में। ठीक है, इस तो ध्यान रखना। असल में से बात ये अगली बार करेंगे। फिर मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, बाय, जाओ यार। 9 बजे क्लास, मुझे नहीं पता। तुम लोग की जीके है वैसे, तुम लोग भी ले सकते हो। अब तो ऑप्शन वाले जीके हो।